रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, ये मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, और अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि जो तरीकाकार मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, डाटा को स्क्रैप करने का, डाउनलोड करने का, वो तरीकाकार तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो उस वेबसाइट को आप स्क्रैप कर रहे होते हैं उनको फौरन पता चल जाता है कि ये जो वेबसाइट है ये कोई बोट है, क्योंकि उसके साथ आपका यूजर एजेंट जो है वो नहीं जा रहा होता। अब यूजर एजेंट क्या होता है? यूजर एजेंट बेसिकली ब्राउजर को ये बताता है कि ये जो वेबसाइट, जो बंदा मुझे विजिट करने आ रहा है, ये कौन सी वेबसाइट, मतलब किस जगह से आ रहा है, सॉरी, किस जगह से नहीं, किस कंप्यूटर से आ रहा है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे फर्ज करें लिखा हुआ है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, और साथ में मैंने लिखा हुआ है मैं उबुंटू को यूज कर रहा हूँ और मोजिला का फायरफॉक्स का वर्जन नंबर 52 मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना आप एक हेडर बना लेते हैं, और ये हेडर आपने जो है आगे पास करना होता है अपनी रिक्वेस्ट को। और तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप अगली वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो उस वेबसाइट को ये पता चलेगा कि ये वाला यूजर एजेंट जो है ये बंदा आया मेरे पास। अगरचे कि आप इसको बोट के जरिए स्क्रैप कर रहे होते हैं, लेकिन जो ब्राउजर होता है, जो उसका सर्वर होता है, उसको ऐसे ही लगता है कि जैसे आप एक कोई नॉर्मल यूजर है। ठीक है, तो हम ये थोड़ा सा इस बिहेवियर को फेक करते हैं। आपका कोई भी ब्राउजर होगा ना, जैसे आप यहां पे भी जाके करेंगे व्हाट इज माय यूजर एजेंट, तो ये आपको बता देगा कि आपका यूजर एजेंट क्या है, ये वाला। आप चाहें तो आप इसको इधर से कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद बेशक चाहें तो आप इसको यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं इस वैल्यू को, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये वैल्यू रिप्लेस की है। तो आप टेक्निकली यहाँ पे कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं जो कि आपके अपने ब्राउजर की, कंप्यूटर की होगी। आप चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, फिक्स नहीं है कि मैंने जो लिखी है वो ही हो। या आप चाहें तो दिस इज माई, मतलब आप अपने सॉफ्टवेयर का नाम भी ले सकते हैं, जैसे एस विंग्स सर्च बोट, कुछ इस तरह करके। जैसे आप में से जो लोग गूगल के ऊपर काम करते हैं या गूगल सर्च कंसोल को यूज करते हैं या गूगल एनालिटिक्स के ऊपर काम किया, उनको पता होगा जब ट्रैफिक उनके पास आती है तो उनको पता चल जाता है कि ये गूगल जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर आया है। तो अगर आप सर्वर लॉग्स में जाएंगे तो आपको पता चलता है कि इसका यूजर एजेंट जो था वो गूगल था, या गूगल का गूगल बॉट था, एएचरेफ का बॉट था, कौन सा बॉट था वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होता है कि आप एक जनरलाइज सा जो है ना इस तरह का जो है वो एक यूजर एजेंट ले लें। आप चाहें तो बेशक किसी को यूज करें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी जो है उसको इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे जाके इंपोर्ट रिक्वेस्ट की जो है ना लाइब्रेरी, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जी HTTP अडॉप्टर जो है इसको ओपन करना पड़ेगा। लेट मी सी कि ये कौन सी लाइब्रेरी में से आ रहा है। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया ना आपने? जी जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो हम इसको भी जो है ना ले लेते हैं, HTTP अडॉप्टर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ गया, HTTP अडॉप्टर भी आ गया हमारे पास। तो बेसिकली वी आर रेडी टू गो, लेट्स ट्राई दिस। अच्छा, हमें URL भी चाहिए होता है, तो मैं ये पैरामीटर बनाता, हम इसको बाद में एक फंक्शन बना लेंगे। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है ना मैं लिख रहा हूँ। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसने क्या कहा है, सेशन डॉट गेट टेक्स्ट बट 3 और गिवन। सर जी। जी बोले। सर जी, आपकी वॉइस मुझे आ रही है लेकिन मेरी तरफ ना आपकी स्क्रीन रुकी हुई है। एक मिनट यार, मुझे देखने दो। बाकी सबको स्क्रीन आ रही है नजर? ये सर क्लियर है। सर हमें तो आ रही है बिल्कुल। आप रीजॉइन कर लेना यार। जी सर, अब शो हो रही है। अच्छा चलो, सही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हमें जो है यहाँ से ये देखना है कि इसने अब क्या किया है। रिक्वेस्ट आ गया हमारे पास है, माउंट किया हमने इसको, हेडर्स दे दिए हैं। अच्छा, वो हमें हेडर का वेरिएबल स्पेसिफाई करना था कि कौन से वाला है। तो अब अगर हम आर को प्रिंट करें तो आप देखिए कि हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो आ गया है। अच्छा, ये एक जनरलाइज्ड वर्क फ्लो है। जब भी आप किसी भी तरीके से जो है ना वो डाटे को एक मिनट,
मैं यहाँ से, चले अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैं जब कोड नोट्स अपलोड करूंगा ना तो वहां पे मैं क्लीन कर लूंगा ज़रा ज़्यादा। अच्छा होता क्या है, आपके पास कोई ना कोई ये यूजर एजेंट यूआरएल है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये आपका यूआरएल है। फर्ज करें आप इस वेबसाइट के ऊपर जाना चाह रहे हैं या कोई भी जैसे junk.com.pk है, कुछ भी आपकी वेबसाइट है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, और उसके साथ आपने अपना हेडर भी लिख दिया कि जी मेरा जो ब्राउजर है उसका हेडर ये है, ब्राउजर मैं जो यूज करूंगा वो फायरफॉक्स का होगा, या आप चाहे तो आप ये वाला विंडोज वाला भी जो है ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला, ये ऐसे करेंगे और ये आपका विंडोज वाला ब्राउजर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये बताना है कि आपने मैक्सिमम कितनी ट्राइज करनी है। ये तो नहीं है कि मतलब आपने एक दफा ट्राई की और वो बंद कर दे, या 100 टाइम्स ट्राई करनी है रिसोर्सिस को या पेज को डाउनलोड करने के लिए, कितनी ट्राइज करनी है। तो वो जो ट्राइज है उसको हमने मैक्सिमम रीट्राइज जो उसके वेरिएबल के अंदर रख दिया। हम कहते हैं कि हमने 5 दफा ट्राई करनी है, अगर तो पेज डाउनलोड हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा, इससे बाद हम क्या करते हैं कि जो जो हमारी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है उसका हम एक सेशन क्रिएट करते हैं। ये वाला प्रोसीजर जो हमने लास्ट टाइम किया था उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा फाइन ग्रेड कंट्रोल लेते हैं अपने ना डाटा, जो डाटा डाउनलोड करने का प्रोसीजर है उसके ऊपर ना। तो हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि हमें एक पहले सेशन क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम उसको जो है ना ये HTTP का जो अडॉप्टर है, और यानी ये जो हमारा सेशन क्रिएट हुआ है इसको हमने अब माउंट करना है, और माउंट उसके ऊपर हमने URL को करना है। ये बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें जैसे था, क्रिएटर वाले लेते हैं, इमेजिन करें आपका ये जो है ये आपने क्रिएट किया है अपना जो है वो ये सेशन जो आपने क्रिएट किया रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का एस के नाम से, और उसके ऊपर आपने यहाँ पे जाके क्या किया कि आप कहा है कि नहीं इसके ऊपर जो है ना तुम ये वाला जो URL है ना, जोन सा भी आपका URL है जैसे junk.com.pk है, इसको इसके ऊपर माउंट कर दिया अब हमने। ठीक है, अब हम उसको कह रहे हैं कि तुमने इसको फैच करना है बेसिकली। ठीक है, तो फैच करने से पहले आपने उसको माउंट किया, माउंट करने के बाद अब आपने उसको नेक्स्ट स्टेज में और साथ में अडॉप्टर जो HTML का अडॉप्टर है उसको ये बता दिया है उसके जरिए कि आपने मैक्सिमम 5 दफा ट्राई करनी है। 5 दफा के अंदर आपसे ये अगर पेज डाउनलोड नहीं होता तो आपने इसको रिजेक्ट कर देना और एग्जिट कर जाना, आपने मजीद उसके ऊपर काम नहीं करना। अगर आप ये स्पेसिफाई ना करें वो अपनी मर्जी से हो सकता है इन्फिनिट जो है वो ट्राइज करता रहे, या 100 या जितनी भी उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज होगी वो करता रहेगा। तो आपने ये नहीं करना, आपने हमेशा मैक्सिमम ट्राइज देनी है वो देनी है। मतलब इस केस में मैंने 5 दिया, लेकिन आप कह सकते हैं आप सिर्फ एक ट्राई करेंगे सिर्फ, मतलब इसको ज्यादा एलिगेंट बनाने के लिए आप चाहे तो आप एक भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं जब करता हूं तो मैं 5 के करीब रखता हूं इसको। ठीक है, और उसके बाद मैं उसको कहता हूं कि तुम जो है ना ये वाला जो पेज जो माउंट किया हुआ है, ये हमारा सेशन अब कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसको जाके इस सेशन के जरिए तुम जाके URL को एक्सट्रैक्ट करो, डाउनलोड करो, और हेडर जो तुमने यूज करना है तुमने ये वाला हेडर यूज करना है। ठीक है, तो आपके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जो यहाँ पे, बल्कि इसको इधर अंदर कर लेते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमने उसको पहले स्पेसिफाई किया, और अब इसको कह रहे हैं कि इसको इस पेज को जाके तुम डाउनलोड करो। तो ये बेसिकली हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसको बता रहे हैं। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास एक रिस्पॉन्स आ जाता है। ये रिस्पॉन्स को आप जब चेक करेंगे तो इसका मतलब आपके पास 200 का कोड आया है। लास्ट टाइम मैंने आपको कोड बताए थे कि 200, 300, 1, 302, 404, 500 इस तरह डिफरेंट कोड्स होते हैं। तो आपका 200 का कोड का मतलब यह है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, आपको जो रिस्पांस आया है वो वैलिड रिस्पांस आया है। आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा उसका जो रिस्पांस है एज ए टेक्स्ट फाइल मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पेज जो है वो आपने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, इसको जो है ना हम आगे जो है वो मजीद जो है वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस पूरे के पूरे कोड को इकट्ठा करके एक फंक्शन भी बना सकते हैं, जैसे मैं ये कहता हूँ डेफ गेट, बल्कि इसको हम कहते हैं डाउनलोड URL। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको URL को एज ए वेरिएबल पास कर देता हूँ, और साथ में ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया, और ये फंक्शन जो है जो इसने वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करना है उसको रिटर्न कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये इस तरह करके उस वेरिएबल को जो है वो डाउनलोड करके, इसी तरह का फंक्शन आपने लास्ट टाइम बनाया था, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे में लास्ट टाइम भी हमने कोई इसी तरह की कोई चीज़ यहाँ पे कहीं पे लिखी हुई है, आप चाहिएगा तो आप इसको जो आके ना थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अभी मैं टाइम नहीं इसके ऊपर ज़्यादा ज़ाया करता, और आपको ये बताता हूँ कि आपने जब डाउनलोड करना है तो आपने डाटा को इस तरह करके डाउनलोड करना है। ये आपका फंक्शन बन गया। हम इस फंक्शन के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं,
और उसके बाद ये हमारा यूआरएल है और इसको कहते हैं इसको डाउनलोड करो यूआरएल। और इसका जो रिस्पांस है इसको हम आर दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो अब ये जो देखें हमारे पास जो रिस्पांस है वो आ गया 200 का। तो ये एक अब जो है वो ज्यादा क्लीन वे है, आप चाहें तो इसको अरे बना के इसके ऊपर लूप भी लगा सकते हैं। एक काम आप ये करते हैं। इसके अलावा हमने जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल में किया था वो मैं इधर से सर्च कर लेता हूँ। एल आर यू वाला किया था इधर के नहीं था किया, मेरे ख्याल में हमने कहीं पे किया उसको। मैं दोबारा देख लेता हूँ एल आर यू, बल्कि यहाँ से ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। और ये हमारा डाटा है। हाँ जी, ये हमने देखे ना एल आर यू कैश का जो फंक्शन है, इसको हमने जो है वो यूज़ किया था लास्ट टाइम। तो इसी को इधर से कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे आके हम इसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं अपने फंक्शन को। तो अब जो है ये एल आर यू कैश जो है ये इसका भी कैश मेंटेन करेगा, और सिर्फ ये एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करेगा और बार बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमें इसका कैश को यूज करने का जो है ये एडवांटेज हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, जब भी आप इस तरह का कोई काम कर रहे होंगे ना, तो जब आपके पास मल्टीपल इंपोर्ट्स होते हैं, ये चीज मैंने आपको नहीं थी बताई, कोशिश करें सबसे पहले जो ऊपर है ना आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है पहले उसको इंपोर्ट करें, फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को, और उसके बाद जो है वो आपने ओन लाइब्रेरीज जो आप अपने फंक्शंस जो आपने लिखे हुए हैं उनको आपने इंपोर्ट करना है अगर आपको ज़रूरत है। ये आपने वर्क फ्लो जो है वो जेन में रखना है। अब हमारे केस में ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसको हम पहले इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो है ये हमारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं, थर्ड पार्टी। ये हमने रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है, ये बेसिकली उससे आए हैं। ओन लाइब्रेरीज हमारी अभी कोई नहीं है, तो हम इसको इंपोर्ट अभी नहीं करेंगे। तो इस तरह करके आपने इसको इंपोर्ट करना, और उसके बाद आप आगे अपने फंक्शंस को जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप इस तरह कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने जंग अखबार का जो पहला पेज है उसको डाउनलोड किया है। अब आर डॉट टेक्स्ट पे जाते हैं अगर हम, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये उनका पूरा का पूरा जो है ना HTML के फॉर्म में उनका सारा का सारा कंटेंट जो है ये हमारे पास अब डाउनलोड हो गया। ये जैसे उर्दू भी लिखी हुई नज़र आ रही है आपको, मतलब ये सही तरह उसकी वो नहीं हुई हुई, डिस्प्ले नहीं हुई हुई, एनकोडिंग डिकोडिंग नहीं प्रॉपर हुई, लेकिन एक आइडिया आपको देना है कि इस तरह करके आप पूरे का पूरा डाटा जो है उनका डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसे अगर कोई न्यूज़ की वेबसाइट पे काम कर रहा है और न्यूज़ की हार्वेस्टिंग करना चाहता है, तो वो इस तरह करके डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप यहाँ से भी करें, इनकी RSS फीड्स होती हैं, उनसे जाके आप डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड वे है इस तरह का काम करने के लिए ना। मतलब आपको हम हाँ इतनी ज़्यादा क्रॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गूगल्स की अपनी न्यूज़ वेबसाइट्स भी होती हैं, आप वहाँ से भी डाटा जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक काम आपने करना है। दूसरा आपका ये है कि आप इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो आपको पता चलता है कि इसके ऊपर एक जो है वो रीडायरेक्ट इन्होंने कोई लगाया है। अगर हम इसको यहाँ से देखें ना, ओपन कर लेते हैं हम इसको। जब मैंने ये देखें, आपको अगर नज़र आ रहा है यहाँ पे ना, तो ये HTTPS और उसके बाद junk.com.pk है, और हमने यहाँ पे क्या चीज़ एक्सेस की थी, हमने उसके साथ www लिखा था। तो इसका मतलब है उसने एक दफ़ा इसको रीडायरेक्ट किया है इसकी हिस्ट्री में, और वो उसको 301 के ऊपर ले गया फिर। ठीक है, तो ये जो रीडायरेक्ट होते हैं इसकी हिस्ट्री भी जो है वो आप जाके इसको देख सकते हैं कि कितने ज्यादा रीडायरेक्ट लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है, दो लगे हुए हैं, तीन लगे हुए हैं, जितने भी होंगे वो सारे के सारे हिस्ट्री के अंदर आपको मिल जाएंगे। एक और चीज होती है, इसका मतलब होता है r.url। तो उसने फाइनल URL कौन सा एक्सेस किया, वो ये वाला है। आपने ये वाला इनपुट दिया था और उसने जो एक्सेस किया वो ये वाला URL एक्सेस किया है। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि उसको फाइनल URL कहा था जो आपका जहां पे आपका पेज लैंड हुआ है। तो अगर दरमियान में 5-10 जो है वो रीडायरेक्ट भी लगे हुए हैं, तो आप इसको इजीली जो है वो पकड़ सकते हैं कि रीडायरेक्ट कौन कौन से लगे हुए हैं। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। अच्छा, ये मसला है। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह करके जो है वो आप जो URLs हैं
आपका लैंडिंग यूआरएल जो होता है वो होता है जो आप यहाँ से इनपुट दे रहे होते हैं, और आपका फाइनल यूआरएल जो होता है वो आपको यहाँ से मिलता है। इसके अलावा आप आर डॉट हेडर्स में जाएंगे तो आपको पूरे के पूरा सारे का सारा इसका हेडर जो है वो मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में आप ये पता चल रहा है कि किस डेट को मैंने ये डाटा डाउनलोड किया है। ये चीजें हम टेक्निकल एसईओ में बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं। सर्वर में बता रहा है कि ये क्लाउड फ्लेयर से आ रहा है डाटा, क्योंकि मेरी वेब ये जो क्लाउड जंग वाले हैं इन्होंने कोई क्लाउड फ्लेयर के साथ जो है ना डीएनएस अपना जो है वो लगाया हुआ है। इसके अलावा और भी इनकी अगर कोई चीजें हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये पीएचपी यूज कर रहे हैं, पीएचपी 7.1.33 जो है वो यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी चीजें होंगी। अच्छा, ये ना कुछ इतना ज्यादा रीडेबल नहीं है, तो इसके लिए पाइथन के अंदर ना बिल्ट इन एक पैकेज होता है, उसको हम बोलते हैं पी प्रिंट। तो आप अगर टाइप करें ना फ्रॉम पी प्रिंट इंपोर्ट पी प्रिंट, तो आप ये प्री प्रिंट वाला, सॉरी प्रेटी प्रिंट हम इसको बोलते हैं, आप इसका जो पैकेज है ये इंपोर्ट कर लें और उसके बाद आप टाइप करें प्रिंट आर डॉट हेडर्स, और इसको अगर आप प्रिंट करेंगे, एक मिनट यार इसने फिर नहीं सही किया, क्यों नहीं कर रहा, सॉरी, आपको 2 दफा पी लिखना पड़ता है, पी प्रिंट है। अच्छा, ये शायद कोई ना नोटबुक का मसला है। अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड पाइथन के ऊपर करेंगे ना तो आपको ये इसका बड़ा खूबसूरत सा जो इसका प्रिंट आउट है वो आपको निकाल के देगा यहाँ पे। एक मिनट इधर से टाइप इसकी चेक कर लूँ पहले कि टाइप क्या है। अच्छा, ये उसकी अपनी केस इंस्ट्रक्ट है, ये असूलन में तो हो जाना चाहिए। बहरहाल एनीवेज अगर नहीं भी हो रहा तो कोई मसला नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने हेडर्स लेने हैं, मैं इसको बाद में देख लेता हूँ, शायद मेरे ख्याल में ना ये जुपिटर नोटबुक में शायद ये इसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई इसकी वजह होगी। अगर मैं ऐसे करूँ, तो हमने ये एक डिक्शनरी बनाई है अभी, इसको हम प्री प्रिंट करके देखते हैं। इसको भी नहीं वो प्रिंट कर रहा, तो मेरे ख्याल में शायद ये इसकी ना उसके ऊपर ना सपोर्ट नहीं है, जुपिटर नोटबुक के ऊपर नहीं है, मुझे खैर कभी इसकी इतना ज़रूरत नहीं पड़ी। बहरहाल एनीवेज आप सिंपली चाहें तो फिर आप इसको अभी इसी तरह ही रख सकते हैं। इसकी नीचे वालों की रिकॉर्ड में, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग में पड़े होंगे, आप इसको लेके ना तो नॉर्मल पाइथन का कंसोल है उसके ऊपर चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। अभी बहरहाल मैं इसको ऐसे ही लेके चलता हूँ। तो आपको ये पता चल गया कि आपके हेडर्स क्या हैं। इसके अलावा आपको जो है ये मजीद जो इसका इंफॉर्मेशन है, लैप्स टाइम जो है वो आपको पता चल गया कितनी कितनी देर जो है इसके ऊपर जो है ना उसको लगी है। माइक्रो सेकंड लगे हैं 4000 44,207, नहीं 440,207 माइक्रो सेकंड लगे हैं। तो ठीक है, 0.4 सेकंड जो है ना तकरीबन आधा सेकंड बनता है, उससे भी कम बनता है जो उसने डाउनलोड करने में लगाया है। अच्छा, एक चीज ये भी आपके पास आ गई, और इस तरह बाकी कौन कौन सी कुकीज उसने की हैं, क्या चीजें हैं, ये सारी की सारी जो है ना आप देख सकते हैं कि आया ये रीडायरेक्ट है या नहीं है। जो यूआरएल आपने आपका आया वो फाइनल यूआरएल जो है वो रीडायरेक्ट था या नहीं था, ये भी आप इसके अंदर से जो है ना इंफॉर्मेशन जो है निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप टैब टाइप करेंगे ना आर डॉट टैब, तो आपको ये इसकी जितनी भी ऑप्शंस होंगी ये सारी की सारी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, स्टेटस कोड पे अगर आएंगे तो आपको ये उसका 200 ये का जो स्टेटस कोड है वो भी दिखा देगा। तो दैट्स हाउ यू एक्सट्रैक्ट इट। अच्छा, ये अब आप देखिए एक मजे की चीज ये है कि आपकी ये जो रिक्वेस्ट डॉट हिस्ट्री है, इसको मैं दोबारा आपको जरा दिखा देता हूँ। जब आप इसको देखते हो तो ये तो आपके पास एक अरे आ रही है, इसका मतलब है कि अगर मैं हिस्ट्री के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करूं तो अब मेरे पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये एक अरे है जिसको मैंने निकाला है, और अगर मैं इसका अब यूआरएल देखता हूं तो मुझे पता चलेगा कि ये वो www वाला यूआरएल था जिससे होकर गया है। तो अगर आपके पास रीडायरेक्ट की कोई चेन आ रही है तो आप उसको आइटरेट करके ये भी देख सकते हैं कि ये रीडायरेक्ट हुए कैसे हैं। ठीक है, तो उसका तरीकाकार है, बड़ा इजी सा तरीकाकार है। आप चाहें तो आप जो है ना इस तरह कर सकते हैं, फॉर एच इन आर डॉट हिस्ट्री और एच डॉट और यूआरएल आप कर दें टाइप, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जितनी भी हिस्ट्री होगी वो आपको पता चलेगी। इस केस में हमारे पास सिर्फ एक है तो वो हमें सिर्फ उसी का ही दिखा रहा है। तो इस तरह करके जो है वो आप इसकी हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और रिस्पॉन्सेज वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो है
आप निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पेजेस को, एंड सो ऑन। अच्छा, हम एक काम और करते हैं, लैप्स टाइम हो गया। अच्छा जी, और मैंने आपको इसमें क्या करवाया हुआ है? अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने आपको करवाई हुई है, ये ब्यूटीफुल सोप वाली करवाई हुई है। अच्छा, ब्यूटीफुल सोप जो है ये पैकेज आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है पिप इंस्टॉल के ज़रिए। इसको आप, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये हमारे रिकॉर्ड में भी आ जाए। एंटर करेंगे तो अगर ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुआ हुआ है आपका, तो वो उसको बता देगा कि ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, और उसके बाद देखिए उसने बता दिया कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉलेशन। और उसके बाद जो है हम देखेंगे ये वाला जो BS4 है, इसको इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे हम, सॉरी, चलो यार टाइप कर लेते हैं BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सोप। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। और ब्यूटीफुल सोप जो है उसको आपने जो है ये वाला जो आपका आर था, बल्कि हम इसको दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। ये वाला हमारा जो URL है इसको ले लेते हैं, और ये हमने इसको डाउनलोड किया। और r.tx जो है हमारा, txt ये हमारा टेक्स्ट है, और इसको हमने जो है वो अब देना है ब्यूटीफुल सोप के अंदर। और इसको हमने कौन सा पार्सर यूज़ किया था, एक मिनट, हमने यूज़ किया है इसके ऊपर HTML पार्सर जो है ना, वो सादा पार्सर जो है ना वो यूज़ किया हुआ है। तो ये ले लें आप इसके साथ। तो ये आपका, इसको आप नाम लिख लें। ठीक है, तो अब आप इस सोप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको पूरे का पूरा HTML का पेज जो है ये प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे नज़र आ रहा है सारे का सारा। आप चाहें तो सोप, अच्छा, सोप बेसिकली करता क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। आपके पास जहां से जो डाटा आपने डाउनलोड किया था वो तो रिस्पॉन्स डाउनलोड किया था। अब रिस्पॉन्स का जो टेक्स्ट है उसको हम फॉर्मेट कर रहे हैं, उसको पार्स कर रहे हैं बेसिकली। और हम उसको कह रहे हैं कि ये HTML और इसको पार्स करो। जब वो पार्स करेगा तो वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके रिजल्ट सेव कर देगा। जो जब आप यहाँ पे उसका नाम टाइप करते हैं, कोई भी आप नाम दे दें, जरूरी नहीं आपने सोप देना है, आप इसको कह सकते हैं जंग न्यूज़, वो कोई भी आप नाम दे दें उसको। ठीक है, और जब आप इसको जंग न्यूज़ यहाँ पे दोबारा टाइप करेंगे तो ये आपको उसका जो है ना पूरी की पूरी HTML जो है वो पूरी की पूरी जो है ना पार्स की हुई दिखा देगा। अगर आप यहाँ पे इसको टाइटल लिखेंगे तो ये देखेंगे उसने उसका टाइटल भी आपको जो है वो निकाल के दे दिया है, जंग अखबार का। हम एग्जाम्पल में एक दफ़ा जो है SEO विंग्स को भी ले लेते हैं। मैं असल में कोशिश करता हूँ कि अपनी वेबसाइट यूज़ करूँ, क्योंकि अगर किसी और की वेबसाइट ढूंढ यूज़ कर रहे हैं और नोट्स बाद में अपलोडेड हों तो वो अच्छी बात नहीं लगती कि आप किसी की वेबसाइट को एक्सपोज कर रहे हैं या बता रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल आपको दिखा रहे हैं ये टीचिंग पर्पज़ के लिए, आपने जाके जंग अखबार को स्क्रैप नहीं करना शुरू कर देना, उसका फ़ायदा नहीं है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप जंग अखबार पे जाएंगे तो उनकी RSS फीड होगी, उनकी भी होगी, और बाकी BBC वगैरह इस तरह जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं उनकी भी RSS फीड्स होती हैं, आप वो जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम फर्ज करें SEO विंग्स रख देता हूँ। हम इसको डाउनलोड करते हैं, तो आप ये देखें ये आपके पास जो है उसकी जो टाइटल है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा। अच्छा, एक तो इस तरह करके जो है ना आप ब्यूटीफुल सोप के ज़रिए जो है ना पूरे का पूरा जो पेज है उसको जो है वो पार्स पार्स कर सकते हैं, जो भी आपने पेज डाउनलोड किया हुआ है। और आप चाहें तो आप इसको एक लूप के अंदर भी कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता रहा, क्योंकि ये लूप के अंदर कैसे करना है ये हम ऑलरेडी पहले जो है वो कर चुके हैं। तो अभी आपको सिर्फ जो ना मोटी जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं बेसिकली उनको जो है वो कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, टाइटल के साथ आप कह सकते हैं स्ट्रिंग।
एंटर करेंगे तो वो उसको एज टाइटल को एज ए स्ट्रिंग आपको जो है वो दिखा देगा। ठीक है, तो अच्छा, अब होता क्या है, जो मेन क्वेश्चन था जिसकी वजह से हम जो है ये सारा काम कर रहे हैं आज, अगर आप जाए ना एसईओ विंग्स की वेबसाइट पे और राइट क्लिक करें, अच्छा आपको ना यहाँ पे ये ऊपर एक जो है ना वो जो है वो एंकर नजर आ रहा है, ये आपको लिंक नजर आ रहा है, ये एक लिंक नजर आ रहा है, तो पेज के ऊपर बहुत ज्यादा लिंक्स हैं। ठीक है, इन लिंक्स को आपने कैसे फाइंड आउट करना है, आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, किसी भी लिंक के ऊपर आप राइट क्लिक कर लें। ठीक है, जब आप राइट क्लिक करेंगे ना यहाँ पे आपको अभी शायद इतना अच्छा नजर ना आ रहा हो लेकिन रिकॉर्डिंग में सही नजर आएगा, आप देखेंगे, मैं इसको ना यहाँ से कॉपी कर देता हूँ आपको, एडिट एज HTML, इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो वो जो चीज़ है वो आपको कुछ इस तरह करके नजर आ रही है। ठीक है, ये आप देखेंगे ये आपका जो टैग है वो ए है, ये इस तरह करके स्टार्ट हो रहा है स्लैश ए और उसके बाद ए। आप में से जिन लोगों ने मेरा मरियम के साथ सेशन लिया है तो उसमें मैंने थोड़ी सी HTML उधर आप लोगों को बताई थी, वो क्या है, अगर आप समझते हैं आपको भी जरूरत है उसकी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना HTML जो है ना किसी सेशन में आपको थोड़ी डिटेल में बता दूंगा कि इसके साथ आपने काम कैसे करना है। लेकिन ये जो ए और स्लैश ए का कोड होता है, ये एंकर का कोड जो होता है, इससे पता चलता है कि ये एक लिंक है। तो हमने अगर सारे लिंक एक पेज में निकालने हैं कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये ए जो है इसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यानी वो वाले सारे के सारे जो टैग्स जिनके साथ ए आ रहा है हमने सिर्फ उनको एक्सेस करना है, बाकियों की हमें जरूरत नहीं है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है, हम जनाब जाते हैं इधर और हमने उसको कहा है कि भाई तुम ये करो कि एसईओ विंग्स की वेबसाइट जो तुमने डाउनलोड की है इसके ऊपर जाके फाइंड ऑल करो, तुम जाके तुम जैसे ना सारे के सारे ए जो है वो उनको ढूंढो, ये वाले टैग जितने भी हैं उन सबको ढूंढो। यानी ये वही काम कर रहा है जो यहाँ पे मैंने मैनुअली हाथ से किया ना राइट क्लिक करके, यहाँ अगर आप राइट क्लिक करके जाते हैं व्यू पेज सोर्स पे, तो अब आप अगर इस पूरे सोर्स कोड को देखें तो इतना ज्यादा सोर्स कोड है, आप में से ए कहां कहां से निकालेंगे। जैसे ये आपको एक ए नजर आ रहा है, ये आपको एक ए नजर आ रहा है, तो ब्यूटीफुल सोप ये क्या करता है जब आप उसको कहते हैं कि फाइंड ऑल, तो वो ऑटोमेटिकली इन सबको फाइंड आउट कर लेगा। तो ये एडवांटेज है हमारे पास, जब आप फाइंड ऑल करेंगे, ये देखिए ये उसने पूरे के पूरे जितने भी हैं उनको एज ए लिस्ट आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर लिंक इन, मैं इसको एंकर दे देता हूँ और मैं साथ में इसको नाम दे देता हूँ एंकर का। अब जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये अब आप देखेंगे आपको सारे के सारे एंकर जितने भी हैं ये सारे के सारे नजर आ रहे हैं, ए वाले जो है ना ये आपको नजर आ रहे हैं। अब आप जाके इसको कह सकते हैं कि आपने, अगर आप इसकी नॉटमी देखें ना क्या है यहाँ पे आके, तो आपको ये पता चलेगा कि जो एंकर होता है उसके साथ ना आपका एच लगा होता है, एच से हमें पता चलता है कि ये कौन से यूआरएल के ऊपर जा रहा है। ठीक है, हमारे केस में अच्छा दो किस्म के यूआरएल होते हैं मेरे हाल में, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, एब्सोल्यूट होते हैं और रिलेटिव होते हैं। तो यहां पे मैं जो यूज कर रहा हूं ये है रिलेटिव, और अगर मैंने इसको एब्सोल्यूट करना होता तो मैं इसके साथ ये कुछ इस तरह करके करता हूं। अगर मेरे पास डोमेन नेम आ रहा हो तो ये फिर मेरे पास एब्सोल्यूट जो है वो बन जाना था, तो मैंने इस केस में नहीं लगाया हुआ, मैंने सिर्फ इसको रिलेटिव रखा हुआ है। रिलेटिव का फायदा ये होता है कि अगर कल कला को आप एसईओ विंग्स की जगह कोई और डोमेन भी लगा देते हैं तो आपको कोड चेंज करने की जरूरत नहीं होती, आपकी वही एचटीएमएल जो है वो वैलिड होती है जो कि आपकी एसईओ विंग्स के ऊपर है। यानी अगर ये नहीं लिखा हुआ तो आप जो सा मर्जी जो है ना अपना डोमेन नेम यूज कर लें, ये लिंक फिर भी वैलिड रहेंगे। तो रिलेटिव का ये फायदा होता है, मैंने यहाँ पे इसलिए रिलेटिव जो है वो यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो है ना एच जो है इसका जो टैग है वो निकालना है। अच्छा, टैग निकालने के लिए मेरे ख्याल में यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ ये गेट की कमांड जो है वो बताई हुई है। तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप एंकर के ऊपर जाएं और यहाँ पे जाके आप गेट कर दें, गेट के साथ आप लिखें हमने एच लेना है इसका, हमारी इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ एच के साथ है। और जब आप एंटर करेंगे तो आपको ये इसने सब एच निकाल के दे दिए हैं।
अब आपको ये देखें, ये सारे के सारे रिलेटिव यूआरएल्स जो है एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव वो नजर आ रहे हैं, और जो एक्सटर्नल है वो एज ए रिलेटिव जो है ना आपको, सॉरी एक्सटर्नल आपको एब्सोल्यूट के तौर पे नजर आ रहे हैं, और इंटरनल जो है वो आपको रिलेटिव के तौर पे सारे के सारे यूआरएल्स जो हैं वो उसने निकाल के दे दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो यूआरएल्स हैं, मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ यूआरएल का, ठीक है। और अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ यूआरएल को, तो ये मुझे इसको सबको प्रिंट कर देगा। आप चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इन यूआरएल्स को, ठीक है। ये डाउनलोड की कमांड हमने देखी है ना, तो उसके जरिए आप एक लूप के अंदर सारे पेजेस को डाउनलोड करें, फिर उनका एनालिसिस कर लें, फिर उनमें से एक्सट्रैक्ट करें, तो एक वक्त आएगा आपके पास सारे के सारे पेजेस डाउनलोड हो जाएंगे। तो अगर आप उसके ऊपर कोई एनालिसिस करना चाहते हैं, जैसे कि आपने मूवमेंट देखा होगा, एसईओ जो स्क्रीमिंग फ्रॉग है या इस तरह के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सिर्फ एक काम करते हैं, वो इस तरह सारे के सारे पेजेस को डाउनलोड करके उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो वो आप लूप के अंदर इसको डाल दें और यहां से आप डाउनलोड करें यूआरएल को, ये सारे के सारे यूआरएल्स को बाकी डाउनलोड करेगा। और इसके अलावा मैंने आपको जो है वो टाइम की कमांड भी बताई हुई है, टाइम स्लीप जो कमांड थी, सॉरी मैंने वो आपको बताया था, आई थिंक थी, ठीक है। तो हमने ये रैंडम स्लीप वाला जो फंक्शन है, वो अगर 1 सेकंड है तो हमने 1 सेकंड इस तरह करके देना है, तो हमने ये वाला काम भी किया था। तो इस तरह करके आप पूरी की पूरी वेबसाइट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट को डाउनलोड करेंगे, और मैं नाम रख देता हूँ रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो जब मैंने इसको नाम दिया रिस्पॉन्स का, तो इसने पूरी की पूरी वेबसाइट जो है उसको डाउनलोड किया। आप इसके ऊपर जो है वो दोबारा सारे के सारे यूआरएल इसके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर किसी किस्म का भी टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे आपने वर्ड काउंट करना है, इसके यूआरएल्स निकालने हैं, आप इसके कीवर्ड्स निकालने हैं, आप सारे के सारे काम इस तरह करके अल्टरनेटिव मैनर में लूप के अंदर सारे के सारे पेजेस को डाउनलोड करते हैं। बाय द वे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, आपको मैंने यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले बताया है कि हम जो स्टैटिक वेब वर्डप्रेस होस्टिंग कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर भी हम यही प्रोसीजर कर रहे होते हैं कि हम पूरी की पूरी वेबसाइट को इस तरह डाउनलोड करके ना, उसका प्रोसेस करके उसकी एक जिप फाइल बना देते हैं, और वो जो जिप फाइल है वो हम गिटहब के ऊपर या नेटलीफाई के ऊपर होस्ट कर देते हैं। तो इस तरह वर्डप्रेस वो जो है वो हमारा स्टैटिकली जो है ना, स्टैटिक वर्डप्रेस जो है वो, सॉरी डायनामिक वर्डप्रेस जो है वो हम स्टैटिकली उसको होस्ट कर लेते हैं। तो ये तरीकाकार होता है पूरे का पूरे पेजेस को डाउनलोड करने का। अच्छा, एक जो चीज मैंने आपको आज बतानी है, वो काफी अरसे से मैं बताना चाह रहा था लेकिन मैंने रुका हुआ था, वो था लिस्ट कंप्रीहेंशंस का, ठीक है। लिस्ट कंप्रीहेंशंस ये होती है कि नॉर्मली तो आप लिखते हैं फॉर, आपके पास कोई लिस्ट है इस तरह की, बस चलिए मैं इसको कर देता हूँ link1.com। तो आपके पास नॉर्मली ये होती है, आप उस तरह यूआरएल को प्रिंट कर लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाती हैं, आइट्रेट करते हैं ये लिंक को, ठीक है। यहाँ आप इसको कहते हैं डाउनलोड लिंक, डाउनलोड यूआरएल कर लेते हैं। अब ये आपके पास एक जो है ना बड़ा लंबा सा प्रोसीजर होता है, एट द एंड फर्ज करें इधर भी आपने डाउनलोड यूआरएल किया, रिस्पॉन्स को किया, और फिर फर्ज करें आपका एक और फंक्शन था, उसको आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं, जैसे आपने ये ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है ये वाला, चले हम इसको फंक्शन बना ही लेते हैं। मैं इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ, आपको मैं यहाँ पे पहले इसका बता देता हूँ कि वो करता क्या है कि इस तरह आपके जो जितने भी यूआरएल्स हैं वो उनको एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। और आप एक ऑल यूआरएल्स की लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट के अंदर जाके आप इनको अपेंड कर देते हैं। ये चीज़ें हम जो जब लिस्ट पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताई थी। आप लिस्ट लेते हैं, लिस्ट के अंदर कोई भी नई वैल्यू आपकी आती है तो आप उसको अपेंड करते हैं। अब जब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये उसने पूरी की पूरी जो जितने भी यूआरएल्स थे उस पेज के ऊपर उनको डाउनलोड किया, और एज ए ऑल अंडरस्कोर यूआरएल वेरिएबल जो है उसके अंदर सेव कर दिया। इसको मैं अभी जो है ना डिलीट करता हूँ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट। अब जब इसको आप एंटर करते हैं तो आपको पता चलता है जितने भी यूआरएल थे वो अब इस लिस्ट के अंदर आ गए हैं।
लेकिन आपने एक चीज नोट की, आपका एक पेज यहाँ पे लग रहा है, एक लाइन यहाँ पे लग रही है, एक लाइन यहाँ पे लग रही है, तो इसका मतलब है ये कंप्यूटेशनली आपका जो है वो एक्सपेंसिव है। आप इसको एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो चीज हम यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन। तो उसमें हम करते क्या है, हम सेम कोड लेते हैं, ये मैं आपको दोबारा लेके दिखाता हूं, आप दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा, और हम उसको कहते हैं कि ये जो वेरिएबल है ना आपका, ये जो लूप आपकी चल रही है ये वाली, इसके इर्द गिर्द आप दोनों ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब आप जब एंकर को इसके अंदर सर्च करते हैं तो ये जो एंकर की वैल्यू आती है, इस एंकर से आपने ये वाली वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है, इसको आप यहाँ पे जाके सिर्फ पेस्ट कर दें, और ये जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं इनको जाके आप यहाँ पे असाइन कर दें। अब ये सेम चीज बन गई है आपके पास, ऑल अंडरस्कोर यूआरएल्स अगर आप भी करेंगे तो आपके पास सेम रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अब आपके पास एक लाइन में आ गया, इसको हम बोलते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन, सॉरी, इसको हम बोलते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन। यानी आपने जो लिस्ट है वो डायनामिकली लूप के अंदर ही उसको जनरेट किया, बजाय ये कि आप उसको आइटरेट करें। एक ही आइटरेशन में जो है वो आपने लूप को आइटरेट भी किया है। उसकी वजह यह है कि पाइथन जो है वो इंटरनली उसने अपने जनरेटर रखे हुए हैं, तो जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे कि हमने ये पिछली एग्जांपल में किया, तो उसका मतलब है उसको पूरी की पूरी लूप को आइटरेट करना पड़ेगा, फिर जाके वो आपकी वैल्यूज लिखेगा, तो इसके ऊपर टाइम ज्यादा लगता है। अगर हम इस तरह करके लिस्ट कंप्रीहेंशन करेंगे तो ये इक्वली होगा, चीज इफेक्ट सेम होगा, लेकिन ये जल्दी होगा आपका काम। तो इस मतलब आपका जो आपके जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं वो कम लगेंगे, ठीक है। इमेजिन करें आपके पास 100 पेज हैं और हर पेज में से आपने इसी तरह उनको एक्सट्रैक्ट करना है, तो इट विल टेक एजेस फॉर यू टू एक्सट्रैक्ट इट। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस तरह करके लिस्ट कंप्रीहेंशन जो है उनको यूज करते हैं। अब आप नोट करें यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये देखिए स्टैटिक वेब होस्टिंग जो है ये दो मिल रही हैं, दो दफा मिल रही हैं। तो आपको पता होगा कि ये एक लिस्ट है मेरे पास और उसके अंदर मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, जैसे ये भी डुप्लीकेट आ रही है। तो उससे बचने के लिए आपको रिमेंबर हो कि मैंने आपको बताया था कि आपने एक सेट का जो फंक्शन है उसको यूज करना है, ठीक है। तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं, आप यहाँ पे आए और आप इसको कहते हैं सेट, तो इसको एक सेट में कन्वर्ट कर देंगे अगर आप, तो अब आपके पास ये सारी की सारी यूनिक वैल्यूज आ गई हैं। अब आपके पास कोई रिपीटिंग वैल्यूज नहीं आ रही, सिंगल वैल्यूज आ गई हैं। तो बजाय ये कि आप ये करें, आप इवन ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको सेट में साथ ही लिख दें, एक ही लाइन के अंदर। अब आपका ये पूरे का पूरा सारा काम हो गया। अब मेरा कोड कहीं पे देखेंगे तो आपको, एक मिनट, आपको इस तरह करके एक ही लाइन के अंदर ये पूरे का पूरा सारा सेटअप जो है वो नजर आएगा। तो ये देखें अब आपका कितना इजी हो गया कोड, एक लाइन का कोड लिखा और उसके साथ ही आपकी पूरे का पूरा सेट बन गया और आपने सारे के सारे यूआरएल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, वेरी इजी। अब इन यूआरएल्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन कि अगर वो HTTPS से स्टार्ट हो रहे हैं या कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, उसके मुताबिक जो है ना आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये इंटरनल यूआरएल्स हैं, एक्सटर्नल यूआरएल्स हैं, सोशल मीडिया के पेजेस हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह करके जो है वो आप इनको कर सकते हैं। मसलन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे ख्याल में ये एग्जांपल हमने नहीं की हुई। मैं आपको सोशल मीडिया वेबसाइट, मेरा वेरिएबल एरे है, मैं कहता हूँ github.com और youtube.com और लेट्स से हम कहते हैं facebook.com। ये तीनों जो है ये मेरी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स, इनके जो पेजेस होंगे उनको क्लासिफाई कर दो, इनके अगर लिंक्स तुम्हें यहाँ पे मिले हैं तो उनको क्लासिफाई कर दो एज ए सोशल मीडिया वेबसाइट्स। तो अब मैं अगर ये करूं, और सोशली मैं लेंस के नाम रख देता हूँ इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स, मैं इनको प्रिंट कर देता हूँ सोशल के नाम से। तो अब जब आप प्रिंट करते हैं तो आपको इंडिविजुअल मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता कि आपके जो यूआरएल्स हैं वो ये हैं। तो अगर आप कहते हैं यहाँ पे आके इफ सोशल, एक मिनट, ये हमारी मीटिंग खत्म तो नहीं होने वाली? अच्छा अभी 10 मिनट। यस सर, ये एंड होने वाली है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, आप लोगों का अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर इसके बाद हम जो है ना ये जो सेकंड पार्ट है मैं आपको जो है वो दूसरे सेशन के अंदर करवा देता हूँ। जी जी आप बोले, क्वेश्चन पूछे। सर जी, आर डॉट टेक्स्ट और आर डॉट कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है?
बड़ा आसान सा सवाल पूछ लिया यार तुमने। एक चीज है आर डॉट टेक्स्ट, इसकी टाइप देख लो। सबसे बड़ी बड़ी जो चीज होती है वो आपके पास टाइप आती है। ये बाइट्स के अंदर है और वो स्ट्रिंग के अंदर है, ये बुनियादी फर्क है। तो अगर आप स्ट्रिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप जो है वो कॉन्टेक्स्ट लेंगे, नॉर्मली हम टेक्स्ट ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्ज करें डाउनलोड कर रहे हैं, कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं किसी जगह वेबसाइट से, और वो आप ये वाली चीज यूज कर रहे हैं या जिप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी के साथ, तो फिर आप कंटेंट को यूज करें क्योंकि उसमें डाटा बाइट्स की शक्ल में आ रहा है। लेकिन अगर टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपका डाटा आ रहा है तो आप फिर टेक्स्ट को यूज करेंगे इस तरह, या जावास्क्रिप्ट की फाइल आ रही है या सीएसएस की फाइल आ रही है तो फिर हम टेक्स्ट को यूज करते हैं। सर जी एक और क्वेश्चन है, सिंगल कॉलन और जो हम लगाते हैं डबल कॉलन, अक्सर स्ट्रिंग को यूज करते हुए सर जी उसमें क्या डिफरेंस है? अक्सर मैंने देखा कोड पे वो सिंगल कॉलन है, अक्सर पे डबल कॉलन है। सिंगल कॉलन क्या मतलब? सर जी वो स्ट्रिंग के ये जो आपने गिटहब पे लिखा है सर जी, कॉलन कहेंगे या अच्छा, क्या वो मैं कहेंगे इन्हें? ऑलरेडी आपको ना काफी शुरू के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ये तीन होते हैं आपके पास। यहाँ तो आपको मिलेंगे इस तरह करके ना ट्रिपल कोट्स मिलेंगे, हम इसको कोट्स बोलते हैं। आपको ट्रिपल भी मिलेंगी और आपको जो है वो डबल भी मिलेंगी। ये इस तरह करके ना डबल, सॉरी, आहा, एक मिनट यार, इस तरह करके आपको डबल भी मिलेंगी। दिस इज ए स्ट्रिंग और इसके ऊपर ये भी आपको मिलेगा कुछ इस तरह करके, सॉरी इसमें ये इस तरह नहीं होगा, इसमें इस तरह होगा, और एक आपको मिलेगा सिंगल वाला, इसमें ये वाली होगी। तो इनके अपने अपने यूज केसेस है। ये नॉर्मली जो है ना हम ये वाला, ये हम कमेंट्स में डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं और मल्टी लाइंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल लाइंस में जब आपकी स्ट्रिंग आनी हो ना उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जो डबल है ये हम स्टैंडर्ड में स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर किया हुआ है। और सिंगल जो है ये भी आप यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं, बट इज नॉट यूज्ड दैट ऑफन इन मॉडर्न पाइथन। ज्यादातर जो है ना वो हम ये डबल वाली जो है इसको यूज करते हैं, सिंगल को कम यूज करते हैं। सिंगल का एक और एडवांटेज ये है कि जब आपके पास मिक्स हो रहा हो ना, स्ट्रिंग्स के अंदर स्ट्रिंग्स आ रही हो, जैसे कि हम एफ स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं, तो उस सूरत में फिर हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से डिफरेंशिएट करने के लिए भी जो है ना इसको हम सिंगल स्ट्रिंग को यूज करते हैं। जैसे कि आपने ये लिखा है दिस इज माई स्ट्रिंग, तो ये देखिए नॉर्मली तो आप जो है ना वो इस तरह करके लिखेंगे इसको, और इसके इर्द गिर्द जो है वो आप वेरिएबल के लिए जो है ना फर्ज करें यार, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा डबल, और इसको सिंगल मैंने लिख देता हूँ इस तरह करके। तो जब आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो है वो आप डबल जो है उसको यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर भी मजीद को स्ट्रिंग देना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आपको फिर एरर आ जाता है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है सिंगल कोट्स को ना डबल कोट्स के साथ मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो वो यूज केस टू यूज केस वेरी करता है, लेकिन आप इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप डबल ही यूज करेंगे और ट्रिपल आप यूज करेंगे जब आपने कमेंट्स देने होंगे। जैसे कि फर्ज करें आप मेरी इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, गिटहब पे जाएंगे, मेरे किसी को भी कोड को आप देख लें, तो या किसी और का भी कोड आपके पास होगा, तो आपको यहाँ पे ये जो है ना ये ऊपर देखें, ये ट्रिपल कोट्स में आपको ये ऊपर लिखा नजर आ रहा है। तो इस तरह करके हमने लाइसेंस इंफॉर्मेशन या लाइब्रेरी के बारे में लिखा होता है। फिर मैंने जैसे आपको बताया स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट करनी है, फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, फिर आपके लोकल इंपोर्ट्स या वो आएंगे, फिर उसके बाद आपने कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आपने क्लास लिखी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी आप ट्रिपल कोट्स उसको यूज करेंगे, फंक्शन लिखा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी आप ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे किसी जगह आपने वेरिएबल को यूज किया तो वहां पे आप फिर डबल कोट्स को यूज कर लेंगे। इसके अलावा आपकी डिक्शनरी है उसको भी एक्सेस करने के लिए आप डबल कोट्स को यूज कर सकते हैं, सिंगल को भी कर सकते हैं, तो बट इट डिपेंड्स आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। मोस्ट केसेस में आप डबल कोट्स के साथ आपका काम चल जाएगा। सर जी एक और क्वेश्चन है, जी सर जी ब्यूटीफुल सोप जो है सर जी ये कहाँ कहाँ पे यूज होगा हमारे लिए, या हम आपके कौन कौन से इसके फंक्शंस करें जो हमारे लिए मतलब किस किस आप चीज पर प्रैक्टिस करें? आपके पास जब भी HTML के केस में रिस्पांस आ रहा होगा आपने वहां पे इसको यूज करना है। आपके केस में फर्ज करें रिस्पांस आ रहा है ना, अगर आप किसी एपीआई से डाटा ले रहे हैं, फर्ज करें अमेजोन की एपीआई से या गूगल की एपीआई या पीपीसी वाली एपीआई है उसकी,
ठीक है, गूगल एड्स की एपीआई है। तो वो जो डाटा होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जेसॉन के फॉर्मेट में मिलेगा, वहां पे आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं से कोई वेब पेज को स्क्रैप किया या वेब पेज की प्रोसेसिंग करनी है, या अगर आपके पास एक्सएमएल में डाटा आ रहा है उसको प्रोसेस करना है, तो उस सूरत में फिर आपको ब्यूटीफुल सोप को यूज करना पड़ेगा। लेकिन वेब स्क्रैपिंग जब भी आप कर रहे होंगे, किसी वेबसाइट से डाटा डाउनलोड कर रहे होंगे, तो इन मोस्ट केसेस आपको ब्यूटीफुल सोप को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास जो डाटा होता है ना, जो आपके पास डाटा आ रहा होता है, एक आ रहा होता है आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा होता है, एक आपके पास इमेजेस के फॉर्मेट में आ रहा होता है, एक आपके पास बाइनरी फॉर्मेट में होता है, जैसे कि आपके फॉन्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और जो आपके पास टेक्स्ट होता है, इसमें आपके पास जो डाटा होता है, जैसे सीएसएस फाइल्स होती हैं, एचटीएमएल फाइल्स होती हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं, एंड सो ऑन, जो टेक्स्ट वाली फाइल्स होती हैं। इमेजेस में आप वेब पी आ जाएगा और पीएनजी फॉर्मेट आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह आपके आ जाएंगे। बाइनरी में आपके गूगल फॉन्ट्स हैं या कुछ इस तरह करके फॉन्ट्स आपने जो है वो डाउनलोड करने हैं। इसके अलावा आपके पास जिप फाइल भी होती हैं, पीडीएफ फाइल्स भी होती हैं, एंड सो ऑन। तो आपने ये देखना है कि आप अगर जब एचटीएमएल को काम कर रहे होंगे, इसके अलावा एक्सएमएल भी लिख लें, इन दो के साथ जब आप काम कर रहे होंगे ना, तो फिर आपको जो है वो जरूरत पड़ेगी ब्यूटीफुल सोप की। ठीक है, जबकि आप जब जेएस को यूज कर रहे हैं, इसके अंदर जो है ना आपके पास जेसॉन का डाटा भी होता है, तो इस सूरत में आपकी जेसॉन की लाइब्रेरी जो है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आप उसको यूज कर सकते हैं, ये सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, और ये सीएसएस भी आपकी सिंपल टेक्स्ट फाइल है, और एचटीएमएल के केस में भी आपको जो है वो ब्यूटीफुल सोप ही यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया आपके रिकॉर्ड के लिए, ताकि आपको, और ये जो हमारे पास इमेजेस होते हैं इनके लिए फिर जो है ना हम इमेज लाइब्रेरी जो है वो पिल जो लाइब्रेरी है उसको हम यूज़ करते हैं, पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी। ये मैं आपको जो है करवाता हूँ, आज देख लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको किसी वक्त बता दूंगा कि आपने रिमोट इमेजेस जो है वो कैसे डाउनलोड करने होते हैं, एंड जिप फाइल्स को आपने भी वो भी डाउनलोड करना होता है, इसकी भी पूरी लाइब्रेरी है, वो आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट्स को जब आपने डाउनलोड करना है तो उसमें आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी के साथ आपने कंटेंट को यूज़ करना है, नॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको यूज़ नहीं करना। ठीक है, वो जैसे आपने किया था आर डॉट टेक्स्ट, उसको यूज़ करना है, नॉट आर डॉट टी एक्स, आपने उसको यूज़ नहीं करना। तो ये जो है ना बुनियादी, जब आप करेंगे काम ना, डाउनलोड कर रहे होंगे, स्क्रैपिंग कर रहे हो, तो आप इसी के अंदर अंदर रहते हैं, इससे बाहर नहीं जाते, तकरीबन यही रहता है आपके पास। ठीक है, और इनकी बुनियादी लाइब्रेरीज जो है ये आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, इसका इतना मसला नहीं है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, पूछें। अच्छा, मैं एक मिनट आपके साथ लिंक शेयर कर दूं, आप जो है दूसरे लिंक के ऊपर आ जाएं यार, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आरएसएस फीड सर जी किस तरह एक्सेस करेंगे, आपने वो बता कहा था देता हूँ, कि वहां से जाके करना। मैं बता देता हूँ, एक मिनट। ये लिंक पहले कॉपी कर लेना, मेरे पास अब इसमें व्हाट्सएप नहीं है, मैं आपको उसकी एक्सेस दूँ, यहाँ पे इधर पेस्ट करूँ, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला जो लिंक मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ना, इसको काइंडली जो है ना आप इधर जो है ना लॉगिन हो जाए। हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, अब हो गया। इधर जो है ना आप एक दफ़ा लॉगिन हो जाए तो फिर यहाँ पे आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, सारे उस वाले नए लिंक के ऊपर जो है ना वो आ जाए।
जस्ट अ मोमेंट वेट कर लें, बाकी भी जो है वो आ जाए। अच्छा, तो नुमान नहीं आया अभी, चले आ जाते वो। अच्छा, अब हमने ये देखा कि आपके पास जो डाटा आता है, मुख्तलिफ किस्म का डाटा आता है, आपको उसके मुताबिक उसको जो है वो डाउनलोड करना होगा, स्क्रैप करना होगा या प्रोसेस करना होगा। जैसे ब्यूटीफुल सोप है, टेक्स्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला, इसको इस तरह करके आपने जो है वो एक्सेस करना है, प्रोसेस करना है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे की भी हुई है, एक मिनट। अच्छा, ये जो है वो पाइथन का जो है ना आपके पास पैकेज है जिप फाइल का। आप इस पैकेज को जो है मैं यहाँ पे आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए लगा देता हूँ। अगर आपने जिप फाइल्स वगैरह डाउनलोड करनी हो ना, इंटरनेट से कोई डाटा आपको जिप की फॉर्मेट में मिल रहा है, तो उसके लिए यूज़ ये वाली आपने लाइब्रेरी जो है ना, यूज़ दिस वन। तो आप जिप फाइल को लेके ना, आप बेशक चाहें तो आप इसको गूगल कर लें, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। क्योंकि इंडिविजुअली एक एक के ऊपर जो जाना है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ जाएं, ये आपको बता रहा है कि आपने जिप फाइल को कैसे डाउनलोड करना है। ये डॉक्यूमेंटेशन है, स्टैंडर्ड पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है ना जिप फाइल को, मैं यहाँ से देखता हूँ मुझे कोई लाइब्रेरी मिल जाए इसकी। हाँ जी, ये देखें, नहीं ये वाली भी नहीं ठीक है, एक मिनट, रीड रीड कर लेते हैं। हाँ, ये देखें ना, इस तरह करके आपने वेबसाइट जो है ना अपना डाटा उसको डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो अगर आपने कल खला को जो है वो करनी है, डाउनलोड करनी है। तो इस तरह करके जो है आप डाटा को ले सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया डाटा, इसका जिप फाइल्स जो है वो हमारे पास आ गई। आपका क्वेश्चन था एक ना आरएसएस फील्ड का। तो फर्ज करें आपके पास डाटा आ रहा है, लेट्स से हम बीबीसी का डाटा ले, बीबीसी से न्यूज़ लेना चाहते हैं। चलें, ये हमारे पास वैसे ही आ गया। ये इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये आप किसी भी सर्वर के ऊपर जाएंगे ना तो उनकी न्यूज़ फीड्स आपको मिल जाएंगी। फर्ज करें ये आपको मिल गई है टॉप स्टोरीज की, तो ये न्यूज़ फीड है rss.xml फाइल, इसको पकड़ें आप और यहाँ पे आए, सॉरी, और यहाँ पे जो है वो अपनी आप जो है वो न्यूज़ फीड उसका लिंक दे दें जो हमने अभी निकाला है। ठीक है, BBC XML न्यूज़ फीड, और उसके बाद आप जाके तो इसको डाउनलोड URL कर ले। ठीक है, हम इसको R में डाल लेते हैं, रिस्पॉन्स कर लेते हैं। अब आप R को देखेंगे तो आपको R डॉट रिस्पॉन्स आ गया है। इसका आप टेक्स्ट देखें तो ये देखें, ये आपको पूरी की पूरी फीड जो है वो R डॉट टेक्स्ट के अंदर मिल गई है। इसको आप ब्यूटीफुल सोप के अंदर डालें जैसे हमने पहले किया है। इस तरह करके जो है वो आप HTML डॉट पार्सर जो है ना वो ले, और आपके सॉरी डाटा को हम कह देते हैं BBC फीड HTML पार्स है, पार्सर है, मुझे एक दफ़ा देख लेने दें, एक मिनट। कहाँ गए हो भाई तुम? सर पार्सर है, PARSER। वही ना, बस स्पेलिंग का कहीं ऊपर नीचे हो गया। पर एनीवेज हम इसको आप ले लें
और उसके बाद जो है आप इधर इसको दें जनाब, पार्स कर दे दें, एंटर करें, और ये देखें अब आपके पास BBC अंडरस्कोर फीड में जो है ये पूरी की पूरी HTML को उसने पार्स कर दिया है। इसके अलावा XML पार्सर भी होते हैं, तो ये आप अपने तौर पे इनको जो है ना एक्सप्लोर कर लें। और यहाँ से फिर जो है ना आप गेट ऑल आइटम में जाके ना तो आप आइटम्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आपको लिंक्स उस तरह नज़र नहीं आएंगे, ए के ज़रिए नहीं नज़र आएंगे, बल्कि आपने जो लिंक्स लेने हैं वो आपने लेने हैं लिंक के टैब के ज़रिए, जो है ना आप उसको आइटम, पहले आइटम को एक्सट्रैक्ट कर लें, आइटम के अंदर से लिंक आप जो है वो निकाल लें फिर। ठीक है, तो ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, लेकिन बुनियादी कुलिया वही है जो आपने HTML के साथ किया, बिल्कुल उसी तरह डाटा को जो है ना आपने एक्सट्रैक्ट करना है। और डॉट हेडर में देखिए इनका क्या है, तो हाँ, ठीक है, ये अपाची का सर्वर यूज़ कर रहे हैं, CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, OpenSSL को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की बुनियादी चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ से इनकी वेबसाइट से मिल जाएंगी, ये अच्छी होती हैं आपकी लर्निंग के लिए, और इसको डाउनलोड करने में हमें इतने मिली माइक्रो सेकेंड्स लगे हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार है जब आपने जो है वो डाटा डाउनलोड करना है या डाटा गेट करना है RSS फीड से। इसी तरह आप फर्ज करें, मैं अब आपको जो है एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ। हम यहाँ से जाते हैं, इसके नीचे चले जाते हैं, आप चाहें तो जो है यहाँ से जाके आप robots.txt फाइल्स जो हैं उनको भी जो है ना इसी तरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब robots.txt फाइल जो है इसके ऊपर पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, इसके ऊपर पाइथन URL लिव रोबोट पार्सर, ये पाइथन का अपना बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मैंने इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पैकेज बनाया हुआ है, आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो आप ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रोबोट का पार्सर है आप इसको भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने उसका कोड भी लिखा हुआ है, ले, और आप चेक कर सकते हैं कि किसी वेबसाइट को रोबोट अलाउड है, कैन फैच और कैन नॉट फैच, इसको आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ये भी चीज़ें जो हैं आप अपनी किस, जब आप टेक्निकल एसईओ कर रहे हो ना, ऑटोमेटेड कर रहे हो, और आपने कोई 10 पेजेस बनाए और आप चाहते हैं कि वो क्रॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप वो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी निकाल सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप इसको देखें, और अगर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक पूरा पैकेज मिलेगा, उसमें ज़रा ज़्यादा फंक्शंस हैं पाइथन के डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन है उसकी निस्बत ना। ये आप पिप के ज़रिए जो है ना चाहें तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अ, ये वाले, इसको आप ले लें, और मैंने यहाँ पे कहीं इसकी कोई तो किसी जगह पे डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, शायद इधर पड़ी है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी जो है ना देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लें, चाहें तो मेरे वाला फंक्शन यूज़ कर लें, मेरे वाले में ज़रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रा ज़्यादा है। और यूज़ एनी स्पेसिफिक पैकेज, ये मैंने उसका लिंक दे दिया, आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी आपके पास आ गया। और कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन है कि नहीं है?
सर मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है, डिस्टॉर्शन है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे एंड पे तो बिल्कुल कोई पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा, बड़ा पुरसुकून सा है। शायद यहाँ पे कुछ वेदर कंडीशंस आई गेस हैं ऐसी, तो इस वजह से आई गेस। अच्छा अच्छा, पर खैर उसके ऊपर तो नहीं मैं अब कुछ कर सकता, लेकिन मेरे एंड पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मैं ऑफ या ऑन करूं तो वो नॉइज़ ख़त्म हो जाएगी। और मैं इसको बंद कर लो आपको बताने के लिए। अच्छा जी, तो हम ये जो था ये वाला जो एग्जांपल थी इसको देख रहे थे उस वक्त, लेकिन वो फिर दरमियान में सेशन की वजह से जो है ना हमने इसको थोड़ा सा पीछे किया। तो अभी हम इसको दोबारा देखते हैं। अच्छा, हमारे पास ये है कि हमारे पास जो सोशल मीडियाज़ हैं वो ये वाले हैं। इसको हम एंटर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे सोशल मीडियाज़ हैं, और जो हमारे यूआरएल्स हैं वो ये वाले हैं। अच्छा, ये इसका सही तरीका नहीं है इसको क्लासिफिकेशन करने का, लेकिन ये मैं आपको प्योर पाइथन इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम काम कैसे करते हैं पाइथन में। इसको करने के बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने के, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। और ताकि आपको कम से कम एक और कॉन्सेप्ट आज मिलेगा कि आपने डबल लिस्ट है उसको कैसे चेक करना है। ठीक है, तो डबल लिस्ट को चेक करने के लिए डबल फॉर लूप जो होती है वो आपने कैसे निकालनी है। तो हम करेंगे क्या कि हम एक एक यूआरएल के ऊपर जाएंगे और उसको चेक करेंगे अगेंस्ट ईच ऑफ द सोशल मीडिया वेबसाइट, और वहां से देखेंगे कि आया इसके ऊपर कोई सोशल मीडिया की ये कोई सोशल मीडिया का पेज है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, हम पहले इसको ना इसको देख लेते हैं पहले ऑल यूआरएल्स को। तो अगर आप जाएं फॉर यूआरएल इन ऑल यूआरएल्स और इसको हम प्रिंट करते हैं यूआरएल को, तो आपको ये पता चलता है कि हमारे पास ये वाले जो है ना सारे के सारे यूआरएल आ रहे हैं। अब हम इसके अंदर से ये देखते हैं कि अगर इफ youtube.com इन यूआरएल के अंदर वो अगर मौजूद है, ठीक है, तो ये फिर मेरा सोशल मीडिया का यूआरएल है। तो उसको उसने देखे फिल्टर आउट कर दिया, बाकियों को इग्नोर कर दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वालों को ले आया। ठीक है, और अगर मैं इसके अलावा करता हूं गिटहब को करता हूं, ठीक है, तो अब देखें उसने गिटहब को भी ले लिया। और इसी तरह अगर मैं ये करता हूं फेसबुक को करता हूं तो उसने फेसबुक को भी निकाल लिया। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये वाला प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूं ये वाला, तो बार बार उसी प्रोसीजर के साथ अगर मैं करता हूं तो वो मेरे यूआरएल्स को क्लासिफाई किया जा रहा है कि ये सोशल मीडिया वाले यूआरएल्स हैं। तो अगर मैं इन तीनों को एक लूप और लूप के अंदर डाल दूं तो मेरा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि मैं ये कोड तो रिपीट कर रहा हूं। एक तो यूआरएल को मैं रिपीट कर रहा हूं और दूसरा इस कोड को मैं रिपीट कर रहा हूं, इन यूआरएल वाला ये जो कोड है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम एक सेकंड लूप लेते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताई है। इसको जरा हम इसको सिर्फ ऊपर वाले से कोई कॉपी कर लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये जो सोशल मीडिया वाले पेजेस है ना इनको सिर्फ तुमने लेना है। हमने देखा कि गिटहब को भी वो क्लासिफाई कर रहा है, यूआरएल यूट्यूब को भी कर रहा है जैसे ये है, और फेसबुक को भी कर रहा है। तो अगर हम ये करें, हम कहते हैं फॉर सोशल इन सोशल मीडिया वेबसाइट, ठीक है, बल्कि मैं इसका नाम रख देता हूँ सोशल यूआरएल इन सोशल मीडिया वेबसाइट। ठीक है, तो बल्कि एक काम थोड़ा सा मैं इसको कर रहा हूँ आपको मज़ीद समझाने के लिए। सोशल URL इज इक्वल टू youtube.com, ठीक है, और मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ सोशल URL। ठीक है, अब मैं जब एंटर करता हूँ तो ये देखें ये यूट्यूब फिर भी क्लासीफाई कर रहा है। और अगर मैं इसी को दोबारा ले लेता हूँ और मैं अब कहता हूँ कि नहीं जो मेरा सोशल URL है वो अब हो गया है github.com, ठीक है, और ये वाला जो मेरा कोड है ये सारे का सारा सेम है। ठीक है, और इसी कोड को मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ और मैं दोबारा आके यहाँ पे कह देता हूँ कि जो मेरा सोशल URL है वो अब facebook.com है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो आप देखें आपकी आउटपुट तो सेम आ रही है। इसका मतलब है ये नीचे वाला कोड जो है ये मेरा सेम है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वालों को चेंज करना है। तो ऊपर वालों को मैं एक लूप के अंदर डाल देता हूँ। मैं ये कहता हूँ फॉर सोशल URL इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स।
इसको मैं एंटर करता हूँ और इसको मैं यहाँ से टैब कर देता हूँ। और आप देखें, आपको एक दफ़ा जब ये यूआरएल को आइटरेट करेगा, तो पहली दफ़ा गिटहब को चेक करेगा, दूसरी दफ़ा लूप चलेगी तो यूट्यूब को चेक करेगा, तीसरी दफ़ा लूप चलेगी तो वो फेसबुक को चेक करेगा। और इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये जो नीचे हमने सारे का सारा डाला है इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो अब ये टेक्निकली जो इससे पहले कोड लिखा हुआ था ये दोनों बराबर हो गए हैं। अब हम इसको एंटर करते हैं तो आप देखें आपके पास रिजल्ट तो वही आ रहे हैं। आपने अपने सारे यूआरएल में से जो सोशल मीडिया के यूआरएल थे उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। किसी भी पेज के ऊपर से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप सुबह जाके कहते हैं कि नहीं मैंने एक और भी क्लास लेनी है, यानी कि मैं कहता हूँ टिकटॉक, मुझे तो एक मिनट, pinterest.com कुछ भी है आपका, आप इसको एंटर करें। अब अगर पिंटरेस्ट अगर होगा मेरी वेबसाइट के तो उसके ऊपर वो क्लासिफाई कर देगा। जैसे कि मैं अगर कहता हूं ट्विटर, तो ये देखो उसने मेरा ट्विटर का जो अकाउंट आप उसको भी क्लासिफाई कर दिया। तो मेन कोड को मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो चेंज करना है। ठीक है। और यहाँ पे मैं मजीद कोई अगर डालता जाऊंगा तो उनको वो क्लासिफाई करता जाएगा। जैसे आप टिकटॉक को डाल दें, कुछ और को डाल दें, तो इस तरह करके आप अपने ईच यूआरएल को चेक करेंगे और उसको क्लासिफाई कर सकेंगे। अगेन मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट द ऑप्टिमल वे ऑफ डूइंग दिस। अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है तो उसके ऊपर फिर इस तरह की क्लासिफिकेशन जो है वो करते हुए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये छोटी सी वेबसाइट है तो दैट्स फाइन। या मोस्ट प्रोबेबली आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं ऐसे 150 200 300 पेजेस की होंगी, तो उसके ऊपर तो शायद आपका काम इस तरीके टेक्निक के साथ भी चल जाए। लेकिन जो ऑफिशियल प्रॉपर वे है इसको करने का, उसमें हम जो है वो दूसरे जो फंक्शनैलिटीज होती हैं पाइथन की, जो अपने आइटरेटर्स हैं उनको यूज करके थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से इसको यूज करते हैं। ये देखें ना, यहाँ पे हम एक दफा लूप लगा रहे हैं, फिर दूसरी दफा लूप लगा रहे हैं, फिर उसके ऊपर इफ की कंडीशन लगा रहे हैं, तो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम इसको फिर जो है वो अवॉइड करते हैं। जैसे मैं एक डबल लूप है ना, तो ये तीनों इनको एक लाइन के अंदर भी मैं लिख सकता हूँ, वन लाइनर में, लिस्ट कंप्रीहेंशन के जरिए। लेकिन वो मैं अभी आपको बता नहीं रहा क्योंकि फिर वो चीजें जो है वो मजीद कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो आप अभी सिर्फ ये ज़हन में रखें कि इस तरह करके आपने अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको क्लासिफाई करना है। ये सोशल मीडिया की क्लासिफिकेशन आपकी जो है वो इस तरह करके होगी। अब आप अगर चाहें तो आप इसकी बजाय जो आप कह सकते हैं कि नहीं, लोकल, या मैं लोकल लिंक्स या इंटरनल लिंक्स आप इसको नाम दे दें। लास्ट टाइम में ये चीज मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से हो सकता है आपको बताई हो। ठीक है। तो ये मेरे जैसे बंदू का मसला होता है कि वो हर दफा हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो हो सकता है लास्ट टाइम मैंने किसी और तरीके से आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाई हो, इस दफा वो किसी और तरीके से आ गई है। तो ये भी आपको किसी हद तक बियर ही करना पड़ता है हमारे साथ। ये वाला मेथड सर जी इजी है वैसे। हाँ जी। तो फर्ज करें मैं कहता हूँ कि अगर जो वेबसाइट है ये www.seowings.org है, तो ये मेरा इंटरनल लिंक है। या अगर नहीं, इसको सिर्फ इसी को ही रखते हैं अभी अभी, वो जो स्टार्ट वाला है ना उसको बाद में करते हैं। तो जब आप इसको करेंगे तो उसने ये देखिए ये तीन आपके इंटरनल लिंक्स जो थे वो उनको निकाल दिया है। बाकी उसने इसलिए नहीं निकाले क्योंकि बाकी जो आपके लिंक्स हैं वो एब्सोल्यूट जो हैं नहीं है, वो रिलेटिव हैं। ठीक है। तो जो रिलेटिव होते हैं उनके अंदर जो है वो फिर आपको कोई और ट्रिक जो है वो लगानी पड़ती है। उसके लिए फिर हम जब अगर आपने रिलेटिव निकालने हैं तो आप सिंपल वही काम करेंगे जो पहले किया, और यहाँ पे आप कर देंगे प्रिंट यूआरएल। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं इफ यूआरएल डॉट स्टार्ट्स विद, जो जो रिलेटिव जो होते हैं ना वो हमेशा जो है वो कॉलन स्लैश से जो है वो स्टार्ट होंगे। अगर आप ऊपर जाके देखें ना, ये देखें जैसे ये कॉलन सॉरी फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने सिंपल कहना है कि जो फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टार्ट हो रहे हैं वो मेरे इंटरनल है लिंक है, ये वाले। और इसको एंटर करते हैं। अब ये देखें ये उसने आपके सारे के सारे इंटरनल लिंक जो है वो निकाल दिए। ठीक है। एक तरीका ये है इंटरनल लिंक निकालने का, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट की एसईओ को इतनी ज़्यादा अच्छी की नहीं हुई, मतलब वो उसका जो जेन में आ रहा था बस लिखा जा रहा था मैं, तो उसकी वेबसाइट की मैं वैसे भी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करता इस वाली ना एसईओ विंग्स वाली वेबसाइट की। तो इस वजह से किसी जगह पे इंटरनल लिंकिंग जो है वो इस एब्सोल्यूट हुई हुई है और किसी जगह पे रिलेटिव हुई हुई है। ठीक है। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके जो है ना इंटरनल लिंक और इस वाली ये स्लैश वाले मेथड को,
आप अपने सारे के सारे इंटरनल लिंक्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये टेक्निक है इंटरनल लिंक निकालने की। और अगर आपके रिपीट हो रहे हैं तो आप चाहें तो इसको सेट की जो कमांड है उसके जरिए भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं एक एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी क्योंकि बता दी है तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये 3 लाइनें थी, ठीक है। तो अगर मैंने ये 3 लाइनों को एक लाइन में बनाना है लिस्ट कंप्रीहेंशन से, मैं सिंपली जो मेरी फॉर लूप है उसके इर्द गिर्द मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, जैसे मैंने ये लगाई है। और ये जो मेरी इफ की कंडीशन है इसको मैं एंड पे ले जाऊंगा इसके। और जो यूआरएल है मेरा जिसको मैं प्रिंट करना चाहता हूं उसको मैं इधर शुरू में लिख दूंगा, अल्लाह अल्लाह और हैर सल्ला। ये देखिए, अब ये आप एक लाइन के अंदर पूरा का पूरा कोड आ गया और वो सेम चीज बन गई है जो पहले थी, ठीक है। और अगर आपको शक है कि कहीं डबल तो नहीं आ रहे तो आप सेट की कमांड इसके इर्द गिर्द लगा दे, आपको यूनिक जो यूआरएल्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ये ले। लिस्ट कंप्रीहेंशन की सर जी को मिसाल दे दे कुछ 4-5, हम उस पर ट्राई कर लेंगे सर जी। अच्छा, मैं बता देता हूँ। लिस्ट कंप्रीहेंशन ये होती है, आपने, यार मैं इधर से देख लेता हूँ, आउट ऑफ दिस comprehensions python, किसी को भी देख ले, चलिए हम इसको देख लेते हैं कि इस पर की इसने कौन सी एग्जांपल दी है। बस दफ़ा इसकी स्टूपिड सी एग्जांपल्स होती हैं जिनका इतना कुछ सिर पाँव नहीं होता, लेकिन यानी आपको मैंने अभी बताया ना सिर पाँव नहीं होता, उसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। आपको पता कैसे चलता कि ये वेबसाइट अच्छी है कि नहीं है? अब मैं क्योंकि मैंने अपने अल्फाज दिए हैं आपको तो मैं बता देता हूँ। अब ये देखें, इसने यहाँ पे जो ये लिस्ट क्रिएट किया उसका नाम उसने रख दिया लिस्ट। अब लिस्ट पाइथन का वेरिएबल नेम भी है, ये रिजर्व वर्ड है, ठीक है। तो अब ये इसने कैपिटल एल से स्टार्ट किया हुआ है, अगरचे कि इसमें इसको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है वो उसको देखेगा तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो कभी भी आप इस तरह लिस्ट नाम का इस तरह का वेरिएबल या डिक्ट नाम का वेरिएबल इस तरह यूज नहीं करते पाइथन में। अब ये देखें यहाँ पे इसने स्मॉल यूज किया हुआ है, ये जुल्म है। यानी अगर आप इसकी ये लिस्ट काम ले ना, मैं आपको एग्जांपल में इधर से मिलकर खुद ही बना लेता हूँ एग्जांपल ना। अब ये देखें, एक ये है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं लिस्ट, इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो ये आपको बता रहा है लिस्ट का जो फंक्शन है ये बिल्ट इन म्यूटेबल सीक्वेंस है। अभी मैंने उसका कोड एग्जीक्यूट नहीं किया, अब ये आपको जो कोड दे रहा है वो कह रहा है कि उसको एक वेरिएबल बना दो। अब मैं अगर इसको वेरिएबल बना देता हूं तो अब मैं अगर लिस्ट यहाँ पे टाइप करता हूं, अब बताएं ये एक वेरिएबल बन गया, जबकि लिस्ट जो है इटसेल्फ जो है वो एक सीक्वेंस है। बंदा तो पागल हो गया ना। ये मतलब मैं समझता हूँ इससे बुरी प्रोग्रामिंग कोई नहीं हो सकती कि आप रिजर्व वर्ड्स जो है उनको इस तरह करके न्यू बीज को बताएं एक वेबसाइट के ऊपर, ट्रेनिंग करें, उनकी टीचिंग करें। तो ये उसने जो किया हुआ है ये बहुत ही बुरी एग्जांपल है, ये वाली जो है। नेवर एवर यूज दोज वर्ड्स। इससे ज्यादा बेहतर अगर आपको थर्ड पार्टी देख रहे हैं तो आप ज्यादा कोशिश किया करें, ये एक अच्छी वेबसाइट है रियल पाइथन, इसको आप देख सकते हैं। और ये W3 स्कूल जो है, ये जब हम स्टूडेंट्स थे ना 2001-2 की मैं बात कर रहा हूँ, तब ये वेबसाइट हुआ करती थी। तो ये बड़ी पुरानी वेबसाइट है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है, ये दोनों आप जो है ना इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा चले मैं खुद ही जो है ना एग्जांपल ले लेता हूँ, या हम इसकी ये वाली जो एग्जांपल है इसको लेते हैं। अब मसला क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। अब मैं जब भी लिस्ट डालूंगा ये हमेशा मुझे ये लिस्ट दिखाएगा। अब अगर किसी जगह मैंने कोई लिस्ट बनानी भी है तो मैं नहीं बना सकता, मुझे पहले उसको डिलीट करना पड़ेगा जो उसने क्रिएट किया है। तो ये एक जो है ना मसला जो है ना, डेल की कमांड के साथ आप लिस्ट लिखेंगे, डिलीट हो गया, उसने जो उसका जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको डिलीट किया है। अब मैं अगर लिस्ट लिखूंगा, हेल्प करूंगा, तो अब ये मेरी पुराने वाली ओरिजिनल लिस्ट जो है वो आपको जो है वो बिल्ट इन मेथड जो है वो नजर आ रहा है। तो अगर कोई वेरिएबल आपने बनाया हुआ है और उसको डिलीट करना है तो ये डेल की कमांड आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मसले मसाइल तो हैं, आप जब लोगों का ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं ना कोड, हो सकता है चैट जीपीटी भी आपको इस तरह का कोड दे। अच्छा चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उसी की एग्जांपल को हम ले लेते हैं। नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप रेंज लेते हैं, फर्ज करें 10 वर्ड्स लिए आपने, प्रिंट आई, ठीक है, तो ये आपके 10 आ गए। आपने क्या करना है कि आप कहते हैं ये मैंने इसकी लिस्ट की जो है वो बनानी है, ठीक है।
या आप कहते हैं कि नहीं मैंने इसमें से सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स जो हैं वो लेने हैं। एक्चुअली ये वही चीज है जो मैंने यहाँ पे की है। यहाँ पे मैंने इंटरनल लिंक लिए और एक्सटर्नल लिंक लिए, ये भी एक वही एग्जाम्पल है। ये एक सादा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। अगर आई को आप डिवाइड करें 2 के ऊपर और आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, अब आप इसको एंटर करें तो अब आपको पता चल रहा है जब 2 पे तकसीम करेंगे और मतलब 2/2 अगर आप करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। 4/2 करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो अगेन 0 आ रहा है। 2 टाइम्स जो आपका 4 होता है तो आपके पास रिमाइंडर 0 आता है। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो वो बेसिकली आपका इवन नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह करके आप इवन नंबर तो बना लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको इकट्ठा करें लिस्ट कंप्रीहेंशन में, ठीक है, सर जी हम पूरा कोड देखने के बाद सर लिस्ट बनाएंगे, या कि स्टार्ट में जब हमें पता चल जाएगा फ्लो का तो फिर हम स्टार्ट में ही बना लेंगे? आप स्टार्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन आपके केस में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू में पहले इस तरह कोड लिखें और फिर जी सेकंड सर। स्टेज में जाके उसकी कंप्रीहेंशन करें। जी क्योंकि सर अभी जी। आपका उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना। आप अगर मुझे देखें ना कोड लिखते हुए तो मैं स्पीड के साथ कोड लिख रहा हूं, मुझे पता है कहां पे मैंने किस चीज को लगाना है। तो जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। आप जैसे देखें लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स, अब जब आप इसको करेंगे और आप टाइप करेंगे लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स, तो अब आपको ये इवन नंबर्स की लिस्ट आ गई और एक ही कमांड में आपने वो जनरेट कर दी है। अगर आप स्टैंडर्ड पाइथन की लिस्ट वगैरह बना के करेंगे तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको कम से कम 3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी और फिर बार बार आइटरेट करना पड़ेगा। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट अप्रोच है वो ये वाली है। इस तरह करके आप मतलब आपने इंटरनल एक्सटर्नल लिंक को क्लासीफाई करना है या आपने वो वाले पेजेस फाइंड करने हैं जिनका सीटीआर जरा ज्यादा आ रहा है, तो आप लिस्ट कंप्रीहेंशन के जरिए इस तरह करके कंडीशंस लगा के वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सर जी एसईओ में एग्जांपल दे देंगे सर जी, मैथ तो वाली की समझ नहीं आई। ये एसईओ की एग्जांपल ही दी है ना आपको थोड़ी देर पहले, ये एसईओ की जी एग्जांपल है। जी 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 सर जी। जी जी सर जी। ये एसईओ की एग्जांपल है कि आपने इमेजेस को लिया, आपने यूआरएल्स को लिया और वो वाले यूआरएल जो स्लैश के जरिए स्टार्ट हो रहे हैं उनको आपने जो है वो इस तरह करके इकट्ठा कर लिया। या फर्ज करें आप एक और मैं आपको मिसाल देता हूं, आपके पास जो पेजेस हैं उनका सीटीआर जो है वो आ रहा है 1.2 1.5। मैं असल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, अदरवाइज एग्जांपल तो सीटीआर की बड़ी खूबसूरत बनती है यहाँ पे। फर्ज करें ये आपके पास पेजेस हैं, तो आप मतलब सीटीआर को पेजेस है उनका कोई सीटीआर आपको मिला है, तो आप कहते हैं फॉर पीसी इन पेजेस सीटीआर और आपने आगे से कहा है, ये एग्जांपल शायद इस तरह की हमने पहले भी की हुई है, इफ पीसी इज ग्रेटर देन, पेज का जो सीटीआर है वो 2 से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दो हायर सीटीआर कि हमारा सीटीआर हायर है। ठीक है, तो हमने अगर लिस्ट बनानी है उन पेजेस की जिनका सीटीआर हायर है, तो आप नॉर्मली तो इस तरह टाइप करते हैं कि आपके पास एक पेज आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेजेस लिखे नहीं हुए क्योंकि आप वो फिर आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है वो जरा कम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पे बताने के लिए अब ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपका हाईएस्ट सीटीआर कौन सा, अगर आपने वो निकालना है तो आप सिंपली इसके साथ ये इफ लगा दें और उसके बाद आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद कर दें और यहाँ पे पीसी लिख दें, एंटर करेंगे तो आपके पास जो हाईएस्ट सीटीआर है वो निकल आएगा। ठीक है, और अगर इस 2.4 की जगह आप फर्ज करें आपने कोई थोड़ा सा पेज का नंबर भी लिखा हुआ है, फर्ज करें इस तरह करके होम, तो आपको यह पता चल जाएगा कि होम पेज का जो सीटीआर है मेरा बेसिकली वो ठीक है, बाकियों के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। तो ये आपके केस के साथ आएगा। आप जब अपनी असाइनमेंट्स करें ना, आप अपने तौर पे करें, कहीं पे कुछ समझ नहीं आती तो मुझे पूछें दोबारा, मैं फिर दोबारा जो एग्जांपल अभी तक आपको लिंक्स की बताई है ना, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक, वो मेरे ख्याल में सबसे अच्छी एग्जांपल है इस चीज की। प्रिंट भी सर कर सकते हैं पीसी की जगह पे हम? नहीं प्रिंट नहीं पीसी होता, फॉर सिर्फ पीसी लिस्ट क्रिएट होती 80 है। पहले। जी जी, जी आप सर नई जी ठीक। स्ट्रिंग, आप नई लिस्ट, लिस्ट ऑफ बेटर सीटीआर, आप ये लिस्ट क्रिएट करेंगे और आप सॉरी एक मिनट, ये क्या हुआ, सॉरी ये हमने यहाँ पे चेंज किया और उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट करूंगा, अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। उसके अंदर आपने जो है वो CTR नहीं इस्तेमाल करना। तो इसी तरह आप हमने इंटरनल लिंक्स निकाले हैं, एक्सटर्नल लिंक निकाल सकते हैं, सोशल मीडिया के लिंक्स आप निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक हो गया? जी सर जी ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है तो आप जो है मेरे से इसके ऊपर पूछ लें। अच्छा, एक और कमांड होती है हु की। आप एंटर करें ना तो आपकी मेमोरी के अंदर जो ना कंप्यूटर आपकी नोटबुक के अंदर जो वेरिएबल्स या फंक्शंस लोड हुए हैं उनकी आपके पास जो है वो एक लिस्ट आ जाएगी। ये वो वेरिएबल्स या फंक्शन हैं जो हमने बनाए हैं। तो अगर आप भूल जाएं कि कौन से वाले को यूज करना है तो आप हु की कमांड देंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। उससे पहले परसेंटेज जो है ये जरूर लगानी है क्योंकि ये मैजिक कमांड्स है। ठीक है? और अगर दो लगे हो ना इस तरह तो ये सेल की कमांड्स होती हैं, और जो अगर एक लगा हो तो ये जो है वो इसकी कमांड होती है, मैजिक की कमांड जो है हम इसको बोलते हैं। आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर एल एस करें तो वो उसकी आपको फिर एज ए लिस्ट दे देगा, इसके ऊपर आप प्रोसेसिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप लिस्ट भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आप तीसरा जो है वो हुज आ जाएगा, इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। ब्यूटीफुल सोप जो है उसकी टाइप क्या है, टाइप ही है। ठीक है? लेकिन अगर आप BBC XML न्यूज़ फीड है तो उसकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है? और उसकी वैल्यू ये है। तो इस तरह करके आप उसकी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल जो है वो देख सकते हैं। आप में से अगर किसी ने मैट लैब पढ़ी हुई है तो मैट लैब के अंदर भी हम इसी तरह हुज का फंक्शन और हु का फंक्शन यूज़ करते हैं, ये दोनों बराबर है। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? कौन सी लिस्ट सर में? जी ये जो जी जी सर जी ये जो काम हम ब्यूटीफुल शॉप में और यहाँ पे कर रहे हैं सर, ये हम सर नमपाई और पांडा का जस्ट नाम सुना है सर जी, वहाँ पे भी कर सकते हैं? जी जी, आप वहां पे भी ये करेंगे और इनको हम वहां पे यूज करेंगे। इनमें से कुछ चीजें यूज करेंगे, ब्यूटीफुल सोप से डाटा लेके वहां पे हम उसकी जो है ना वो प्रोसेसिंग करेंगे। आप जी नमपाई सर और जी। पांडास को ऐसे समझे जैसे आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है? मोटे लफ्जों में, वो पाइथन की एक्सेल है। ठीक है? अच्छा, लगे हाथ आपको एक और चीज भी बताता हूँ, ये आपको नहीं पता होगी, यकीनन नहीं पता होगी। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है पाई स्प्रेड। इसके ऊपर आप जाएं, ये वाला। आप अगर इस सॉफ्टवेयर को, ये जरूरी नहीं है आपने लेना है और डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना है। इधर डाउनलोड पे अगर आप जाएंगे ना तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पाइथन के अंदर बना हुआ है सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी और खूबसूरत चीज है वो ये है, मुझे अगर यहाँ पे कहीं पे नजर आ जाए, डॉक्स में होगा शायद, बेसिक कॉन्सेप्ट, ओवरव्यू में देख लेते हैं अगर मुझे यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट उसका मिल जाए। अच्छा, बहरहाल एनीवेज अगर नहीं भी मिल रहा तो आप इसको देख लीजिए। ये जैसे एक्सेल नहीं होती, ये बिल्कुल वैसे ही है सॉफ्टवेयर, लेकिन इसके एक सेल के अंदर आप पूरा का पूरा पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो पाइथन की कमांडें आप अभी यूज कर रहे हैं ना, जैसे इसके अंदर जुपिटर नोटबुक के अंदर, वो आप एक्सेल की इन बॉक्सेस के अंदर भी जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये समझे जैसे पाइथन और एक्सेल का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी आप चीजें जो है इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको टाइम मिले, ना भी मिले तो खैर है। ये इसमें आप पाइथन का कोड भी पूरे का पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये भी काफी पावरफुल टूल है। इसमें आप इवन आई थिंक प्रेजेंटेशन वगैरह भी बना सकते हैं। बहरहाल एनीवेज, ये वाला हिस्सा भी रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये देखें, मेरे ख्याल में यहाँ पे कहीं पे उसने किया भी होगा। ये देखें, आपको ये अरेज नजर आ रही है ना जैसे, तो ये वो पाइथन की अरेज है। जैसे ये ऊपर फ्रैक्शन का फंक्शन उसने यूज किया और उसकी उसने वैल्यू निकाली हुई है, और ये मैक्रो उसका लगाया हुआ है। तो ये बुनियादी तौर पे वही चीजें हैं। ये देखें, पाइथन का कोड है और उसका जो है ना उसने प्लॉट बना दिया है। ये वाला पाइथन है पूरे का पूरा। आपने भी अगर अभी हमने कोड नहीं किए, वो करने हैं हमने, उसमें आप देखेंगे इस तरह। अगर आप स्क्रीन कास्ट में जाएं तो मेरे हाल में आपको इसकी स्क्रीन कास्ट भी मिल जाएगी कि आपने इसको यूज कैसे करना है। Hi, welcome to the first PySpread podcast. तो आप ये देखें ना, ये आप इसकी जो स्क्रीन कास्ट है उसको देखें, आपको पता चलेगा कि ये पाइथन को कैसे यूज कर रहा है एक्सेल की तरह की स्टाइल के अंदर। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर पता है तो बाकी आपके अलावा आपके इर्द गिर्द किसी और को पता नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा नॉलेज है।
आपको चीज़ों का ज़रा ज़्यादा पता होगा कि आप इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सेल और पाइथन को इकट्ठा भी कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने सेपरेट कोड्स बनाए हुए हैं, तो वो भी शायद ही आपके साथ हम शेयर करें। ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। आपके केस में मेरे ख्याल में ज़्यादा पांडास के ऊपर ही हम रहेंगे, वही आपके लिए जो है वो ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि हर चीज़ तो हर कोर्स के अंदर नहीं फिर वो कवर हो सकती। ठीक है, तो इसको भी आप जो है वो ज़रा देख लें। आज वाला जो सेशन हम कुछ इधर तक ही इसको रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो वो आप पूछें। बाकी आपको एक और चीज़ भी बतानी थी। लास्ट वीक मैं गया हुआ था, उसके ऊपर ना हमारा कैगल का मीटअप था। तो कैगल जो है बेसिकली, अगर आपको नहीं पता या पता है आप में से किसको नहीं पता कैगल का? सर जी मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। चलो जी, सर जी मुझे भी नहीं पता। शाबाश। सर आपने आई थिंक इसका पहले ज़िक्र किया था, जो आपके प्रीवियस बिल्कुल अर्ली लेक्चर्स थे। जी जी। अच्छा, कैगल जो है ना, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है डाटा साइंटिस्ट का। ठीक है, आप इसको ऐसे समझें, मैं इसको डाटा साइंटिस्ट का प्लेटफॉर्म ही कहता हूँ। और यहाँ पे आपको दुनिया के जो टॉप क्लास डाटा साइंटिस्ट हैं उनकी प्रोफाइलें भी नजर आएंगी, उनके कोड भी पूरी की पूरी जुपिटर नोटबुक्स भी मिल जाएंगी, डाटा सेट भी मिल जाएंगे। जैसे आप अगर जाए ना यहाँ पे डाटा सेट पे, इसके ऊपर मैं किसी वक्त जो है ना कोई सेपरेट सेशन रख दूंगा आपके लिए, और आपको वहाँ से जो है ये डाटा इसका जो है वो मिल जाएगा। फ़र्ज़ करें आप जाते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम डाटा देख रहा था तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। आप जाए ना कराची के डाटा पे, तो ये कराची के हाउसिंग प्राइस के ऊपर डाटा किसी ने अपलोड किया हुआ है, कोई दानिश जवेद साहब है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप डाटा पूरे का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। इसने भी मोस्ट प्रोबेबली डाटा जो है वो उससे लिया है, जो है ज़मीन.com से। तो वो जो बात मैं आपको लास्ट लेक्चर में या उससे पहले वाले लेक्चर में बता रहा था ना, ये सारी की सारी इसने यहाँ पे इस डाटा के अंदर जो है ना की है। तो देखिए कितने ज़्यादा बंदे आके उसका डाटा डाउनलोड कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको मिल जाएगा। और आप किसी किस्म का कोई डाटा लेना चाहें, ई कॉमर्स का, ब्राज़ीलियन का डाटा लेना चाहते हैं, कस्टमर पर्सनैलिटी टेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इसका सारे का सारा डाटा आपको यहाँ पे इन डाटा सेट्स के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा आप कंपटीशन में हिस्सा लेके पैसे भी कमा सकते हैं। मॉडल्स में चले जाएं तो आपको बने बनाए मॉडल्स मिल जाते हैं, आप उनको लेके डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेनिंग ऑलरेडी उनकी हुई हुई है, जैसे सेगमेंट एनीथिंग करना है या इस तरह करके जो मॉडल्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट सेशन जो है मैं रख दूंगा। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है, मतलब अगर आप में से कुछ लोग जो है ना ज़ीशान उस्मानी साहब को जानते हैं, तो वो यहाँ से ज़्यादा मशहूर हुए हैं। अगर आप जाएँ ना इधर, अगर हम यहाँ पे करते हैं उस्मानी, तो आपको ये जो ना डॉक्टर उस्मानी, ज़ीशान उस्मानी साहब की प्रोफाइल जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, नहीं ये उसकी आसिम जाहिद की है, इधर से मिल जाती है अभी। तो ये उस्मानी साहब का डाटा ये वाला है। ये क्या बात हुई है? अच्छा, तो ये ज़ीशान उस्मानी साहब हैं, ये पाकिस्तानी हैं और ये केगल मास्टर हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर हैं बेसिकली। तो ये उनकी प्रोफाइल, और यहाँ से आप देखें कि उन्होंने किस किस्म का डाटा जो है यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। और ये जो प्रोफाइल होती है इसके पैसे हैं, ये इतने पैसे हैं जितने आप कमा सकते हैं। तो अगर आप डाटा साइंटिस्ट हैं तो आपको जहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए और इसको डाटा को, अपना डाटा यहाँ पे अपलोड करें, अपना कोड यहाँ पे अपलोड करें। जैसे ये कोड है, इनका कोड जो उन्होंने बनाया हुआ है, आप इसको यहाँ पे जाए ना, कोविड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर उन्होंने ये एक बनाया हुआ है, इसको आप देखें तो ये आपको पूरी की पूरी जुपिटर की नोटबुक्स जो है ना पांडास के साथ और इस तरह करके ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो आप इस तरह के एनालिसिस तो हम भी अपने अपने वाले एरियाज में कर रहे होंगे, लेकिन आप इस कैगल के ऊपर जाएं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है और एनालिसिस हुआ हुआ मिल भी जाता है। अच्छा, और ये कैगल मास्टर, ग्रैंड मास्टर मेरे ख्याल में निशान भाई जो है ये तकरीबन आई थिंक डाटा साइंस के अंदर आप जाए ना यहाँ पे, आई थिंक यहाँ से आपको मिल जाएगा। सर जी होली कुरान पर कोई इनका है जी जी जी। वहाँ मेरे पास। हाँ जी, ये देखें ना, आपके केगल की रैंकिंग जो है ना, ग्रैंड मास्टर टोटल 35 हैं सिर्फ दुनिया में। तो उनमें से एक जो है ना ज़ीशान भाई हैं। इसके अलावा और भी मेरे हमें ये फैसल अली भी पाकिस्तानी है शायद,
तो इस तरह कुछ बंदे हैं जो ये, हाँ ये लाहौर पाकिस्तान से, तो ये 2-4 ही बंदे होंगे जो आपको मिलेंगे, और एक बंदा भी इनमें से ऐसा नहीं होगा जो $500,000 पर डॉलर पर ईयर से कम कमा रहा हो। इतने पैसे हैं सिर्फ इस रैंकिंग के अंदर आने के, क्योंकि इतने बंदे हैं नहीं है। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है कि आप इधर जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो लर्निंग में नज़र आएंगी। तो इसकी जो हमारा लोकल मीटअप होता है ना म्यूनिख में, मैं लकीली लास्ट टाइम गया हूँ उसमें, तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो ना डिस्कशन जो थी वो एआई के अराउंड थी, इसके चैट जीपीटी के। तो वहाँ पे उन्होंने चैट जीपीटी की वीकनेस के ऊपर बात की थी, उसका डाटा लेके ना उसके एनालिसिस किए थे। तो उसको देख के तो लगता था कि चैट जीपीटी से डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जो चीज़ें कम से कम मैंने देखी हैं, मतलब मुझे थोड़ा पहले होता था कि यार ये क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, लेकिन चैट जीपीटी इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वीक। जैसे वो कमज़ोर बच्चा होता है ना, जिस तरह छोटा बच्चा 2-4 माह का या 2-4 दिन का, चैट जीपीटी का भी वो हाल है। आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के जरिए। तो वो ब्रेक कैसे करना है, इस तरह की वो एग्जांपल दे रहे थे। वो तो मैं आपको साथ नहीं अभी शेयर कर रहा, लेकिन मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने स्किल्स के ऊपर तवज्जो दें, और वो मतलब जो मैंने वहाँ पे देखा उसके हिसाब से इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी स्किल्स जो है वो बेहतर बनानी है सिर्फ। ठीक है, तो ये मेरी उसमें से केगल वाले में से लर्निंग थी। और डाटा वगैरह, या अगर आप पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है कोई मीटअप नहीं होता इसका कैगल का। अगर कोई हो रहा तो आपको वो उसके अंदर जो ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, बहरहाल पैसे जो है ना, असल में दुनिया में डाटा साइंस से जो पैसे कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं ये जो केगल मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से बंदे हैं, और ये जो प्रोफाइल है ना, इस प्रोफाइल की बेस पे वो पैसे कमा रहे हैं, जिनके पास वैसे ही काम बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये एक जो चीज़ थी मैंने आपको और बतानी थी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है वो मैंने पिछले दिनों में भी इकट्ठा किया है, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ देखूंगा अगर मैं शेयर कर पाया कि नहीं, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग का डाटा नहीं है, वो हार्डवेयर से रिलेटेड किसी और डोमेन का डाटा है, बट वील सी दैट। अच्छा, एक और चीज़ भी थी इसके अंदर मेरी लर्निंग थी, मतलब जो मैंने देखी, तो मैंने कहा क्योंकि मैं खुद इस पे कैगल पे नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से मैं जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ और दिखानी है, वो थी, एक मिनट, काम भी मिलता है सर जी केगल से, वो जैसे क्लाइंट वगैरह? नहीं नहीं नहीं, केगल से क्लाइंट नहीं मिलते। केगल के ऊपर अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो क्लाइंट खुद चल के आपके पास आते हैं। केगल पे क्लाइंट आपके पास चल के आते हैं आपकी प्रोफाइल देख के। और डिजिटल मार्केटिंग का सर जी कोई बंदा है यहाँ पे, एवरेज कर यहाँ रहे पे बड़े होंगे? होंगे, उस्मानी साहब खुद डिजिटल मार्केटिंग के हैं। और ये देखें ना, कंपटीशन में जाएं आप, कंपटीशन में हम्म। हिस्सा लें तो आप पैसे ले सकते हैं। ये देखिए, ये 1 मिलियन की प्राइस है इसका, इस प्राइस का आप कंपीट करें इसके ऊपर, आप 1 मिलियन जीत सकते हैं इसके ऊपर। साइन लैंग्वेजेस के ऊपर ये 2 लाख का गूगल ने लगाया हुआ है। और ये रियल कंपटीशन होते हैं, ये ऐसे ड्रामेबाजी वाले कंपटीशन नहीं है, इसके ऊपर वाकई पैसे मिलते हैं। और ये जब आप जाए ना यहाँ पे, फर्ज करें ये रिसर्च कंट्रोल्स पे आप जाते हैं, कोड पे जाएं आप, यहाँ सॉरी लीडर बोर्ड पे जाएं ना अगर आप, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि टॉप पे ऊपर ये कुछ जॉन ली थे, और फिर इस तरह उनके नाम आते हैं कि किसका जो है ना वो टॉप के ऊपर आया है इसके अंदर इस कंपटीशन में। और प्राइवेट नहीं है, जब ये फाइनल हो जाएगा तो फिर प्राइवेट में जाके हमें पता चलता है कि ये विन किसने किया था प्राइस। अगर आप जाए ना किसी पुराने डाटा पे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वहां से मिल जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह करके आप इसको जो है ना, इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा एक और सेशन में रख दूं आप लोगों के साथ, और उसमें जो है ना आप फिर अपना जो है ना देख सकते हैं कि आपने इसको बनाना है या नहीं बनाना है। जैसे अब ये देखें कि गो डैडी का क्या है, उसको भी देख लेते हैं। गो डैडी का डाटा क्या कर रहा है जनाब यहाँ पे, तो आप डाटा के अंदर जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि डाटा है किस चीज़ का। सेंसस स्टार्टर, तो ये मेरे ख्याल जो न्यू यूज़र्स आ रहे होते हैं उनके ऊपर जो है ना इनका कोई डाटा होगा, और वो बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर है। कोड आपको मिल जाएगा, अगर जिन बंदों ने ऑलरेडी कोई काम किया हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करें ना, यहाँ पे फर्ज करें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपको जो है ना इसकी पूरी की पूरी नोटबुक मिल जाएगी, इसने जो एनालिसिस किए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं।
ठीक है, तो इस तरह करके आप जो है ना इसके ऊपर compete कर सकते हैं। लीडर बोर्ड पे जाएंगे, लीडर बोर्ड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे इस वक्त जब ये रैंक कर रहा होता है ना, ये चल रहा होता है जब कंपटीशन, तो यहाँ पे ये साथ में लिखा लिखा नजर आ रहा होता है। और ये प्राइस के कंटेंडर जो है ये टॉप 6 है, ये ग्रीन कलर वाले। और ये प्राइस की मनी जो टोटल रखी हुई है $60,000 है। और ये प्राइज मिलेगा किसको, वो आपको जब प्राइवेट पे जाएंगे ना किसी भी लीडर बोर्ड पे, जो प्राइज कंपटीशन खत्म हो गया तो वहां पे वो टाइप के ऊपर जो है ना वो आपको नजर आ रहा होगा कि किसने लिया। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है वही वहां पे भी जो है वो पहले नंबर पे हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि वो जो है ना आपको चेक करते हैं, आपके एल्गोरिदम्स को, आपके कोड को चेक करके फिर बताते हैं कि ये कैसा है। तो बहरहाल आपको इसका पता होना चाहिए कि कैसे कैगल भी किसी ब्लॉक का नाम है और इसको डाटा साइंटिस्ट के अंदर जो है ना एक हाई रिस्पेक्ट दी जाती है और यूज किया जाता है। और जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। तो बजाय ये कि बंदा सोशल मीडिया पे टाइम जाया करे, इधर आप टाइम लगाएंगे तो इसके आपको फायदे हैं। लॉगिन करना आसान है, गूगल के जरिए लॉगिन कर लें, कोड पे ऊपर जाएं, कोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बहुत कुछ है इसके, मतलब ये एक पूरी अलग दुनिया है। मैंने नहीं देखा इसके ऊपर कोई मार्केटिंग का डाटा कौन कौन से पड़े हुए हैं डाटा, लेकिन होंगे जरूर, ढेर डाटा होंगे। आप जाएं यहाँ पे, बैंक की मार्केटिंग का डाटा लेके नहीं निकला है। हो जाए शुरू, जॉब एज क्या है बंदों की, बैंक के क्लाइंट की जॉब क्या है, उनकी मैरिटल स्टेटस क्या है उनका, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे का सारा डाटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर काम करें आप। ठीक है, तो मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इतनी है जितनी आप, मतलब वो काम करने वाला बंदा होना चाहिए बस। इसमें आप देख सकते हैं अमेजोन का भी कोई है कि नहीं है, तो मुझे अब ये नहीं पता। अमेजोन के रिव्यूज के ऊपर डाटा है, सेल्स का डाटा है, फाइन फूड रिव्यूज हैं। तो ये आप देखें ना, आपको जो है ना सारे का सारा बुक रिव्यूज के ऊपर जाएं तो आपको ये बुक रिव्यूज किसी ने डाउनलोड किए होंगे उसका डाटा मिल जाएगा। एसईओ का सर जी कुछ है, देखिएगा। एसईओ क्रॉल एनालिसिस टेम्पलेट है। अच्छा, ये एलियस डबास जो है ये काफ़ी मशहूर है, इसकी कुछ पैकेजेस काफ़ी मशहूर हैं। ये मैं आज पहली दफ़ा इसको इधर देख रहा हूँ, नॉर्मली मैं इसको गिटहब पे देखता हूँ। तो इसके अलावा तो और तो नहीं, ये एनालिसिस एसईओ एनालिसिस को आ गया, तो आप इसको जो है ना देख सकते हैं। ये कुछ एनालिसिस उन्होंने किए भी होंगे, पाइथन का कोड भी आपको यहाँ पे देखना नज़र आ रहा है। ये तो खैर उसके साथ पांडास के साथ नज़र आ रहा है। इस तरह की चीज़ें अभी आपको मैंने करवानी है। तो फिर ये जो लोग अपवोट करते हैं ना, इसके जरिए आपके ना कोड नंबर बनते हैं, रैंकिंग बनती है। उस रैंकिंग की बेस पे फिर जो ना डिफरेंट रैंकिंग सिस्टम है, जैसे ग्रैंड मास्टर आपको मैंने बताया, तो वो मिलता है फिर आपको स्टेटस। इसका तरीका कार ऐसे है, इनपुट पे जाएं आपको सारा डाटा मिल जाएगा जनाब, आउटपुट पे जाएंगे तो आउटपुट्स मिल जाएंगे। ये नहीं, ये भी, ये जो टाइम आप यहाँ पे लगाएंगे ये भी वर्थ है। सही है, कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, फिर आज का सेशन हम जो है यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये वाली रिकॉर्डिंग मैं अभी थोड़ी देर में फिर अपलोड कर दूंगा। कोई नहीं है क्वेश्चन। नुमान, आपका कोई क्वेश्चन है? सर हर चीज़ अंडरस्टैंड हो चुकी है, प्रैक्टिकल करेंगे, अगर कोई एरर हुआ तो अगले लेक्चर में पूछ लूँगा। चलें, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलें, सही है, ठीक है, फिर ये वाला सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं आपको जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ। वो शायद अपलोड होते हुए कोई 15-20 मिनट, घंटा आधा घंटा लग ही जाएगा। आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट सेशन जो है वो रख देंगे कल का। हाँ, कल मंगल है, कल बुध है, तो कल जो है अगला सेशन है हमारा। तो फिर उसके अंदर जो है ना हम देख लेंगे इसको मजीद।